Hello, all of you. I hope you all are doing good. So, today I'm going to speak about a very recently introduced chapter. इसके बारे में पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इन फाइनेंस एक्ट 2018. इन FA 18 द गवर्नमेंट FA 18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे. इन सेक्शन 143 दैट इज सबसेक्शन 3A एंड सबसेक्शन 3B, और जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अब हम लोग जो अपना असेसमेंट है वो मैनुअली नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट करने के बारे में सोचेंगे, जिसके वजह से जो असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच का जो इंटरफेस है वो गायब हो जाए. इट मींस नाउ द असेसी विल नॉट डायरेक्टली डील विद द असेसिंग ऑफिसर, इट हैज टू डील थ्रू समथिंग एल्स. ये फाइनेंस एक्ट 18 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और बोला था इसके लिए हम लोग एक नोटिफिकेशन लाएंगे, और ये भी बोला था कि वो नोटिफिकेशन हम लोग 2020 के पहले लेकर आ जाएंगे. 2018 में सेक्शन आया था और बोला था वो नोटिफिकेशन हम लोग 2020 के पहले लेकर आ जाएंगे. तो गवर्नमेंट ने 2020 के पहले नोटिफिकेशन लेके आने का जो वादा था वो पूरा कर दिया. एंड ऑन 12th of September 2019 दे ब्रॉट दिस नोटिफिकेशन. अब इनिशियली आईसीआई ने जो आपका स्टडी मटेरियल है मई 20 का, नवंबर 20 का, मई 21 वालों का तो स्टडी मटेरियल अब तक आया भी नहीं है. इनिशियली उसमें आईसीआई ने इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में आईसीआई हैज एडेड एन एनेक्स्चर टू द स्टडी मटेरियल टू द चैप्टर ऑफ assessment procedure to include this as a part of syllabus. So now this is applicable for November 20, July 20, May 21 and so on and so forth. So initially ये टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में नहीं था. अगर आपने बहुत पहले स्टडी मटेरियल मंगवा लिया था, this topic was not there, but then they added as an annexure to the topic and they said that now this is also applicable. So अब इसके अंदर क्या होने वाला है? 2018 में जैसे कि मैंने आपको बोला गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, दो सेक्शंस लाए, 143 सबसेक्शन 3A सबसेक्शन 3B, और इन सेक्शनों में लिखा है कि हम ये पूरा प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट कैसे चलेगा उसके लिए हम नोटिफिकेशन लाएंगे. और नोटिफिकेशन कब तक लाएंगे? 2020 के पहले तक. तो क्या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया? द आंसर इज यस. 12 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेकर आ गया, जैसे कि उनका वादा था. अब फाइनेंस एक्ट 2020 में इन लोगों ने एक और अमेंडमेंट डाल दिया इसमें, और ऑब्वियसली नवंबर 20 के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मई 20 के लिए एप्लीकेबल है. तो फाइनेंस एक्ट 2020 में इन लोग ने क्या किया? अब बोला कि सिर्फ रेगुलर असेसमेंट नहीं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट के थ्रू होगा, और उसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन 2022 तक लाएंगे. तो वो नोटिफिकेशन 2021 के पहले आने नहीं वाली है, ठीक है? तो वो मई 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ 12 सितंबर 2019 वाली जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से. लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपसे सेक्शन पढ़वा देना चाहता हूं. ये आपका सेक्शन है, ये जो FA 18 में आया था, आपकी रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स में होगा. अभी टेक्स्ट बुक्स मत खोलते बैठो, बोर्ड पर देख लो. A new scheme for the purpose of making assessments has been coined so as to impart greater transparency and accountability by eliminating the interface between AO and the assessee. assessee और AO के बीच का इंटरफेस हटा देंगे. बीच में उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरा AO कौन है. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जब प्रोसीजर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव करेंगे. हाउ थ्रू ई असेसमेंट देयर विल बी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टीम बेस्ड असेसमेंट. हाउ थ्रू ई असेसमेंट देयर विल बी अ टीम बेस्ड असेसमेंट, वो देख लेंगे हम लोग. Now, for this purpose, new subsection 3A has been inserted with effect from April 1, 2018, which would enable the central government to prescribe the aforementioned new scheme for scrutiny assessment by way of notification in official gazette. तो हम लोग उसके लिए क्या लाएंगे? एक notification लाएंगे. Subsection 3B has been inserted, which empowers the central government to direct by notification official gazette that any of the provisions relating to assessment shall not apply or shall apply with exceptions, modification and adaptations as may be specified therein. However, no such direction shall be issued after 31st March 2020.
तो ये मैंने इसलिए काटा है क्योंकि ये मई 2021 की नोट्स है और मई 21 वालों के लिए अभी इन्होंने नया भाषण डाला है कि भाई तुम लोगों के लिए हम लोग अभी 144 को भी अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। इफ योर एग्जाम इज इन जुलाई और नवंबर, ठीक है, और इवन इफ योर एग्जाम इज इन मई 2021, अब मई 2021 के लिए ये नया अमेंडमेंट आया, उसके लिए नई नोटिफिकेशन आएगी। वो कब आएगी? 2022 तक कभी भी आ सकती है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो आपके एग्जाम के लिए आएगी। और वो नोटिफिकेशन किसके लिए? सेक्शन 144 के लिए। और ये वाली नोटिफिकेशन किसके लिए? सेक्शन 143 के रेगुलर असेसमेंट के लिए। ठीक है, so as of now we are reading this. If any May 21 students are there, definitely I will be addressing a new notification if it comes before exam. So as of now, all of us are going to do the old notification, and the old notification came on which date? 12 September 2019, which gives the entire procedure that how the e-assessment will be conducted, कि कैसा e-assessment आपका conduct होगा। ठीक है, so उसके लिए अब हम लोग आएंगे अपनी बुक के अंदर। ठीक है, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड प्लीज। ये आपकी नोटिफिकेशन है, ई असेसमेंट स्कीम 2019, नोटिफिकेशन नंबर 61 डेटेड 12th of September 2019। एक और नोटिफिकेशन भी इन्होंने लाया है, नोटिफिकेशन नंबर 62। देयर आर टू नोटिफिकेशंस व्हिच टेल्स यू द एंटायर प्रोसीजर ओवर हियर। देयरफॉर देखो, जैसे कि यहां पर रेफरेंस दिया है 143 सबसेक्शन 3A का, तो जैसे ही 144 का असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए भी वहां पर उसका रेफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन एक बार मैं बता देता हूँ उसमें क्या है, फिर मैं अंदर घुसूंगा। ठीक है, ई असेसमेंट, यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस डाले इन्होंने और उसके बाद में इसका स्कोप बताया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रोसीजर है, थोड़ा सा ड्राई होता है प्रोसीजर हमेशा, बट नेवरदलेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मुझे नहीं पता कितना है, बट मॉड्यूल में इन्होंने सडनली डाल दिया, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो यार, मेरे हिसाब से पर्सनली तो शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोसीजर है और इसमें अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इतना ज्यादा अभी तक कोई यूज तो नहीं हुआ है। तो चलो पढ़ते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 3A of section 143 of the Income Tax Act 1961, the central government hereby makes the following scheme, namely short title and commencement. This scheme may be called as the e-assessment scheme 2019। चलो ठीक है, इसका नाम पता चल गया। It shall come into force on the date of its publication in official gazette। जब भी ऑफिशियल गैजेट में इसका पब्लिकेशन में जब डेट दिया जाएगा, इफेक्टिव डेट उस दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके नीचे कुछ डेफिनेशंस है, मैं उन डेफिनेशंस में अभी नहीं घुस रहा हूं फिलहाल, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं एक एक डेफिनेशंस पे आता रहूंगा। बट अगर आप इन डेफिनेशंस को गो थ्रू करो तो मैक्सिमम डेफिनेशंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। मैक्सिमम डेफिनेशंस के अंदर ये लिखा है, गो एंड रीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। चेक करना, जैसे यहां पर लिखा है गो एंड रीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यहां पर लिखा है गो एंड रीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यहां पर लिखा है गो एंड रीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यहां पर लिखा है इनफॉर आईटी एक्ट, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट। मतलब ये मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट आईटी एक्ट ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगेगा मेरे को। तो मैं डेफिनेशंस में तो नहीं घुसूंगा ऑब्वियसली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तो नहीं घुसूंगा मैं, ऑब्वियसली वो सेंस भी नहीं बनता है, और ना ही आपके स्टडी मटेरियल में वो सब कुछ दिया है। आपके स्टडी मटेरियल में जैसा का जैसा स्कीम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे था, वैसा ही स्कीम उधर से उन्होंने उतारा और इधर तुमने वेबसाइट पे डाल दिया। इनकम टैक्स की वेबसाइट से स्कीम को उतारा, कॉपी मारा, और आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में उस स्कीम को डाल दिया। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे भी इतना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज अभी इफेक्टिव हुई नहीं है। अभी लॉकडाउन वॉकडाउन की वजह से और सब बंद हो चुका है, डिपार्टमेंट भी इतना ज्यादा ऑपरेटिव नहीं है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा रुक चुकी थी। देयरफॉर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो भी हो सकता है मैं आपको शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली ये स्कीम कैसे चल सकती है। ठीक है, ये सब मेरा स्पेकुलेशन होगा कि ये स्कीम कैसे चलेगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आपका स्कीम का डिस्कशन यहां से शुरू होगा, पेज नंबर 3 से। देयरफॉर बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, मैं बहुत बार रिपीट करूंगा चीजें, मैं मल्टीपल रेपिटेशन करूंगा, तब जाकर ये चीजें याद होगी, क्योंकि ये प्रोसीजर है। एग्जाम के दिन पढ़ने कंटाल आ रहा है, आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख लो, मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसको 2-3 बार देख लो कम से कम। सबसे पहले
क्या था? एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। चलो ठीक है, कब से एप्लीकेबल होगा? जब वो ऑफिशियल पब्लिकेशन डेट आएगी तब से। दूसरा डेफिनेशन। तीसरा, स्कोप ऑफ स्कीम क्या है? द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन, दिस स्कीम शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टेरिटोरियल एरियाज और पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस और इनकम और क्लास ऑफ इनकम और केसेस और क्लास ऑफ केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? एक एक पैराग्राफ का इनसाइड आउट डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगी? कुछ एरियाज के लिए एप्लीकेबल होगी जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वो एरिया कौन है। मुंबई में एप्लीकेबल है, दिल्ली में एप्लीकेबल है, पंजाब में। क्योंकि पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो? क्योंकि पूरे देश में आपके पास शायद इंटरनेट सर्विस उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो आप कैसे अप्लाई करवाओगे? तो इसका टेरिटरी हम बताएंगे कि कहां ये स्कीम अप्लाई होगी। ठीक है, The assessment under this scheme shall be made in respect of such territorial area as may be specified by the board. बोर्ड बताएगी वो टेरिटोरियल एरिया कहां है जहां पर ये स्कीम अप्लाई होगी। और पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, बोर्ड बताएगी वो पर्सन कौन है और वो क्लास ऑफ पर्सन कौन है। मतलब कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा, एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होगा, फर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। फर्म का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल होगा, 5 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल होगा, 100 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल होगा। वो गवर्नमेंट बताएगी। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, वो पर्सन का क्लास क्या है। थर्ड, इनकम और क्लास ऑफ इनकम्स, मतलब गवर्नमेंट बताएगी कौन से इनकम वालों के लिए एप्लीकेबल है, पीजीबीबी वालों के लिए एप्लीकेबल है, एचपी वालों के लिए एप्लीकेबल है, सीजी वालों के लिए एप्लीकेबल है, या कोई भी हेड्स ऑफ इनकम से इनकम कमाने वालों के लिए एप्लीकेबल है। वो सब गवर्नमेंट बताएगी। और केसेस ऑफ क्लास ऑफ केसेस, कौन से केसेस एप्लीकेबल है? जिसने कुछ इनकम चुराया है, जिसके केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, जिसके केसेस में बहुत ज्यादा 2 सालों में डिफरेंस दिख रहा है। पिछले साल 2 करोड़ इनकम थी, इस साल सिर्फ 1 करोड़ इनकम है, इतना डिफरेंस क्यों आया? सब गवर्नमेंट बताएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लैंकेट रूल नहीं है, ब्लैंकेट स्कीम नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल हो गई। नहीं, गवर्नमेंट टेरिटरी बताएगी, एरिया, पर्सन बताएगी, क्लास ऑफ पर्सन बताएगी, इनकम बताएगी, क्लास ऑफ इनकम बताएगी, केसेस बताएगी कौन कौन से केसेस में 1 करोड़ से ज्यादा केस, 5 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा। एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो गवर्नमेंट ने अब तक स्पेसिफाई नहीं किया। जब स्पेसिफाई करेंगे तब बोलूंगा मैं, इसलिए बहुत आधा अधूरा स्कीम है, पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया इसको अभी तक, ऑपरेटिव नहीं हुआ ये अब तक पूरी तरीके से। नाउ ये अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप आगे बढ़ना ही मत। ये पॉइंट नंबर 4 सबसे क्रिटिकल है, ये हार्ट है, ये पूरे डिस्कशन का हार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड सीबीडीटी जो है बहुत सारे सेंटर्स बना रही है, बहुत सारे सेंटर्स। अब ये पूरा डिस्कशन ये सेंटर फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट है। चलो पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, विच स्कीम? ई असेसमेंट स्कीम, द बोर्ड में सेटअप National E-Assessment Center to facilitate the conduct of E-Assessment proceeding in a centralized manner, which shall be vested with the jurisdiction to make assessment in accordance with the provision of this scheme. Therefore, board क्या सेटअप करेगी? सबसे पहले एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, यहां पर लिख देता हूं, सबर करना जरा। क्या सेटअप किया इन्होंने? एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ठीक है, एक बोर्ड एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर करेगा। क्यों सेटअप करेगा? तो ताकि आपका जो असेसमेंट है वो सेंट्रलाइज मैनर में कंडक्ट हो। चलो ठीक है, ये पहली चीज बोर्ड करेगा। फिर से पढ़, द बोर्ड में सेटअप ए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग इन अ सेंट्रलाइज मैनर। जो जो बोलूंगा वो अंडरलाइन करते रहना। में सेटअप अ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्यों? टू कंडक्ट ई असेसमेंट प्रोसीडिंग इन ए सेंट्रलाइज मैनर। चलो ठीक है, बना दिया नेशनली। कितना बनेगा सर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर? एक होगा, जस्ट वन, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा बोर्ड? फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, द बोर्ड में सेटअप अब रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स, मतलब एक से ज्यादा सेंटर था, सेंटर्स, as it may deem fit to facilitate the conduct of e-assessment proceeding in the cadre controlling region. The word cadre means a small group of people specially trained for, उसको बोलते हैं cadre,
The term cadre means a group of people, a small group of people, of few people, 5, 10, 15 people, specially trained for something, is known as a cadre. Regional e-assessment centers, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment proceeding in the cadre controlling region of a principal chief commissioner, which shall be vested with the jurisdiction to make assessment in accordance with the provision of this scheme. अब सुनो, ये नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर है, हाँ, अरे बढ़ू आगे। अब नेशनल ई-असेसमेंट के साथ साथ बहुत सारे रीजनल, गौर से सुनना बेटा प्लीज, पूरा प्रोसीजर है, रीजनल ई-असेसमेंट सेंटर बनने वाले बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। तो एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा और बहुत सारे रीजनल, जैसे एक से नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इज इन दिल्ली, और हर एक स्टेट में से एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर होगा। से महाराष्ट्र का एक, दिल्ली का एक, पंजाब का एक, हरियाणा का एक, जम्मू एंड कश्मीर का एक, लद्दाख का एक, तमिलनाडु का एक, तेलंगाना का एक, आंध्र प्रदेश का एक, हर एक जगह पर एक एक क्या बनेगा, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। पूरा प्रोसीजर समझने के लिए ये ई असेसमेंट सेंटर्स का फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, सब घुसा दूंगा मैं दिमाग में। Therefore, पॉइंट नंबर 1 में क्या बना रही है गवर्नमेंट, ई असेसमेंट सेंटर। नेशनल एक होगा, ये बहुत सारे होंगे। कौन कंट्रोल करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कंट्रोल करेगा उनके ग्रुप ऑफ स्पेशली ट्रेन पीपल के साथ, इन कैडरे कंट्रोलिंग रीजन ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर विच शैल बी वेस्टेड विद द जुरिसडिक्शन टू मेक असेसमेंट। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तीसरा, गवर्नमेंट बना रही है असेसमेंट यूनिट्स। ये क्या होगा, ये असेसमेंट करेगी, ये असेसमेंट करेगी, ये सवाल पूछेगी आपसे, इसका काम होगा असेसमेंट करना। जैसे एओ का रिप्लेसमेंट है ये यूनिट, पढ़ते असेसमेंट यूनिट्स एज इट मे डीम नेसेसरी टू, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, द बोर्ड में सेटअप असेसमेंट यूनिट्स एज इट मे डीम नेसेसरी टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेकिंग असेसमेंट। ये असेसमेंट करेगा ये सेंटर, which includes identification of points or issues material for determination of any liability under the act, seeking information or clarification, ये सारे सवाल पूछ सकता है। एनालिसिस ऑफ मटेरियल फर्निश्ड बाय एसएससी, ये जो एओ करता है वो करेगा ये यूनिट, और एनी अदर पर्सन एंड सच अदर फंक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट। देयरफॉर अब यहां पर हम लोग तीसरे चीज को जन्म देते हैं और वो है असेसमेंट यूनिट। जब तक आप इन सेंटर्स का फॉर्मेशन नहीं समझोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या चल रहा है। सर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर कितने होंगे, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक। सर रीजनल हर एक स्टेट में होगा, और असेसमेंट यूनिट्स हर एक स्टेट में बहुत सारे होंगे। से मुंबई में 3-4 जगह पर है, से मुंबई में बैंड्रा पे है, चर्च गेट पर है। असेसमेंट यूनिट जैसे असेसिंग ऑफिसर हर जगह पर बैठते हैं, वैसे असेसमेंट यूनिट्स भी हर जगह पर होंगे। बैंड्रा में एक असेसमेंट यूनिट होगा, वाशी में एक असेसमेंट यूनिट होगा, थाने में एक असेसमेंट यूनिट होगा, चर्च गेट में एक असेसमेंट यूनिट होगा। ये क्या करेंगे, ये असेसमेंट करेंगे। अब इनको असेसमेंट के दौरान, किसको, इनको असेसमेंट के दौरान मदद लग सकती है। मदद, एसएससी से नोटिस मंगवाना है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, तो उनके मदद के लिए और यूनिट्स बना के रखा है इन्होंने। ठीक है, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, ये दो यूनिट्स इनको असिस्ट करने के लिए। देयरफॉर वेरिफिकेशन यूनिट्स द बोर्ड में सेटअप, ऐसे पढ़ूंगा, वेरिफिकेशन यूनिट एज इट मे डीम नेसेसरी टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ वेरिफिकेशन। एओ को कुछ वेरिफिकेशन करवाना है, असेसमेंट यूनिट बोलूंगा मैं, एओ वर्ड यूज करूंगा। असेसमेंट यूनिट को कुछ वेरिफिकेशन करवाना है, वो लोग वेरिफिकेशन यूनिट के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएंगे, विच इंक्लूड्स इंक्वायरी करवाना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना है, पता लगाना है कि यहां इतना परचेस है तो क्या उधर उतना सेल दिख रहा है, तो ये लोग वेरिफिकेशन यूनिट के थ्रू वेरीफाई करवाएंगे ये सारी चीजें। एग्जामिनेशन करवाना है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करवाना है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, सच अदर फंक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। तो यहां पर एक यूनिट आ चुकी है, अब उसका नाम क्या है, वेरिफिकेशन यूनिट। ठीक है, तो ये चौथा सेंटर है। वेरिफिकेशन यूनिट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनको कुछ चाहिए टेक्निकल एडवाइस, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। असेसमेंट यूनिट को असेसमेंट करते समय कुछ लीगल एडवाइस, फॉरेंसिक एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस, इन चीजों का इंफॉर्मेशन चाहिए। पता नहीं चल रहा है कैसे चलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवाइस, अकाउंटिंग से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड एडवाइस, तो गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल यूनिट भी बनाया है। इतना ब्यूटीफुली पहले डिजाइन नहीं किया था, हर चीज पहले एओ खुद ही करता था।
अभी असेसमेंट यूनिट के लिए एक वेरिफिकेशन यूनिट है जो उनको सपोर्ट करेगा, एक टेक्निकल यूनिट है जो उनको सपोर्ट करेगा। तो चलो पढ़ते हैं टेक्निकल यूनिट्स। द बोर्ड में सेटअप, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल यूनिट एज इट मे डीम नेसेसरी टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट to perform the functions of providing technical assistance, which includes any assistance or legal advice, accounting, forensic, information, valuation, transfer pricing, data analytics, management, or any other technical matter which may be required in a particular case or class of case under this scheme. तो एक और यूनिट को भी जन्म देना पड़ेगा, वो कौन है? वो है टेक्निकल यूनिट। कितने यूनिट फॉर्म किया देखो गवर्नमेंट ने, कितने सेंटर्स बना रहे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिव्यू यूनिट्स। रिव्यू जब असेसमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, असेसमेंट यूनिट ने पूरा असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एक बार इस यूनिट से रिव्यू करवाएंगे। क्या करेंगे? रिव्यू देखेंगे असेसमेंट बराबर से हुआ है कि नहीं, देखेंगे सारे एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया है कि नहीं, इनकम को टैक्स किया है कि नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को इफेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। ये करेगा रिव्यू यूनिट। ये कौन करवाएगा? नेशनली असेसमेंट सेंटर करवाएगा। कौन करवाएगा? ये नेशनली असेसमेंट सेंटर रिव्यू करवाएगा पूरे असेसमेंट का, कि इस सेंटर ने अपना असेसमेंट बराबर किया। ये पूरा खेल इनके आसपास घूमने वाला है। अब पूरा डिस्कशन में यहीं से चालू रखने वाला हूं। पहले सबका ऑब्जेक्टिव समझ जाओ, बहुत इजी है, डोंट वरी। प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है बट इजी है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनाया, खींचा है उसको रबड़ की तरह। The board may set up review units as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-assessment, to perform the functions of review of draft assessment order। जो assessment order बनेगा, draft order बनेगा, उसका रिव्यू किया जाएगा फाइनल करने के पहले, टैक्स लायबिलिटी रेस करने के पहले। which includes checking whether the relevant and the material evidence has been brought on record। क्या assessment unit ने सब कुछ evidence बराबर से collect किया था assessment करने के पहले? whether the relevant point of facts and law have been duly incorporated in the draft order, whether the issues on which addition or disallowance should be made have been discussed in the draft order, whether the applicable judicial decisions have been considered and dealt with in the draft order। check for arithmetical accuracy भी check करेंगे, कोई calculation error तो नहीं होगा if possible, if any, and such other functions as may be required for the purpose of review and specify their jurisdiction। तो ये जो 6 यूनिट है, ये छठा यूनिट कौन है? रिव्यू यूनिट। इन सब के मिलकर, ये सब मिलकर असेसमेंट करेंगे। इसलिए इस असेसमेंट को क्या बोला गया है? बहुत ब्यूटीफुली क्या बोला गया है? इट विल बी ए टीम बेस्ड असेसमेंट। टीम बेस्ड। 2 साल पहले जब गवर्नमेंट ने ये डाला था तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब टीम बेस्ड असेसमेंट मतलब क्या। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एओ और असेसी का इंटरफेस, ये सब तुमको समझ में आएगा जब तुम्हारा पूरा ई असेसमेंट का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। देयरफॉर सबका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक है से दिल्ली में, फिर उन्होंने बहुत सारे रीजनल सेंटर्स बनाए हर एक स्टेट में, और हर एक स्टेट में बहुत सारे असेसमेंट यूनिट्स बनाए, और उन असेसमेंट यूनिट्स को हेल्प के लिए वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट बनाया, ताकि कुछ वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, एग्जामिनेशन करना है, ओथ पे लेना है एसएससी को, तो फिर वो वेरिफिकेशन यूनिट की मदद लेगा। टेक्निकल एडवाइस चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड, फॉरेंसिक से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, लीगल एडवाइस चाहिए, तो फिर वो टेक्निकल यूनिट की मदद लेगा असेसमेंट यूनिट। रिव्यू यूनिट, रिव्यू कौन करवाएगा? बाद में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रिव्यू करवाएगा। तो सबका ऑब्जेक्टिव तुमको बाद में समझ में आएगा। अब सुनो, कोई भी यूनिट एक दूसरे से बात नहीं करेगा। नो यूनिट विल टॉक टू ईच अदर। मतलब अगर असेसमेंट यूनिट को वेरिफिकेशन यूनिट से बात करना है तो वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा, वो बोलेगा इसको और फिर ये बोलेगा इसको। प्रोसीजर समझो। अगर असेसमेंट यूनिट को असेसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो बोलेगा इसको और वो बोलेगा असेसी को। यहां सबके बीच में एक असेसी को खड़ा करता हूं अभी मैं, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, असेसी को बीच में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तो असेसी है हमारे लिए। ये रिव्यू यूनिट है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? असेसी। इसको अलग ही रखते हैं। तो असेसमेंट यूनिट को असेसी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्ट असेसी से बात नहीं करेगा, वो इससे बात करेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको इंफॉर्मेशन देगा, फिर ये इसको देगा। पहले ये प्रोसीजर समझ लो भाई।
डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, टेक्निकल एडवाइस चाहिए मुझे, मैं असेसमेंट यूनिट हूं, आई वांट टेक्निकल एडवाइस। मैं डायरेक्ट बात नहीं करने वाला हूं, आई विल नॉट डायरेक्टली अप्रोच द टेक्निकल डिपार्टमेंट, आई विल talk to National E-Assessment Center, they will tell to the technical department, they will reply back to National E-Assessment Center and then they will reply back to assessment unit। कुछ समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे प्रोसीजर का, पढ़ो देखो। all communication among the assessment unit, review unit, verification unit or technical unit or with the assessee or any other person, मतलब किसी थर्ड पार्टी से, with respect to information or documents or evidence or any other details as may be necessary for the purpose of making an assessment under this scheme shall be through National E-Assessment Center। It's all of them will go through National E-Assessment Center। assessee को assessment unit से कुछ पूछना है तो वो National E-Assessment Center को बोलेगा, National E-Assessment Center assessment unit को बोलेगा, assessment unit reply करेगा और फिर वो assessee को reply करेगा। Everything will run through National E-Assessment Center। National E-Assessment Center will be the intermediary between all of them। असेसमेंट यूनिट को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, किससे? किसी थर्ड पार्टी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए असेसी के, तो वो नेशनल असेसमेंट सेंटर को देगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर थर्ड पार्टी को देगा, थर्ड पार्टी नेशनल असेसमेंट सेंटर को देगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट को देगा। कुछ समझ में आया जिंदगी में क्या चल रहा है? Therefore, ये सारे जो यूनिट्स है ना, इनको अच्छे से दिमाग में रखो, इनको ऑब्जेक्टिव समझ लो अच्छे से, बाकी प्रोसीजर बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब इस पे कोई शॉर्ट नोट तो आ नहीं सकता है, मुझे नहीं पता क्या किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे लोग इसमें, ठीक है। द यूनिट्स रेफर टू इन पैराग्राफ 3, 4, 5, 6। पैराग्राफ 3, 4, 5, 6 में कौन है? 3 में कौन है? 3 में असेसमेंट यूनिट है, 4 में वेरिफिकेशन यूनिट, 5 में टेक्निकल यूनिट, 6 में रिव्यू यूनिट्स। तो ये सब यूनिट्स के अंदर इंसान ही होंगे ना अल्टीमेटली, अबे इंसान ही होंगे ना, और कौन होगा? इंसान कौन? इंसान। The units referred to in 3, 4, 5, 6 of para 1 shall have the following authorities, namely additional commissioner, additional director, joint commissioner, joint director। ये सब हो सकते हैं। और डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर एज द केस में भी, ये लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। या सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, मिनिस्टरियल स्टाफ। मिनिस्टरियल स्टाफ मतलब क्लरिकल स्टाफ को मिनिस्टरियल स्टाफ बोला जाता है, क्लर्क, क्लरिकल स्टाफ। एग्जीक्यूटिव और कंसल्टेंट एज द कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड। उनको मतलब ये सारे बड़े ऑफिसर्स को मदद करने के लिए नीचे क्लरिकल स्टाफ या एग्जीक्यूटिव या कंसल्टेंट हो सकते हैं, जो कोई कमिश्नर नहीं है, जो कोई ऑफिसर नहीं है, बट वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं या लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट असिस्ट करने के लिए वो भी हो सकते हैं। दैट बोर्ड में डिसाइड, यार वो बोर्ड डिसाइड करेगा, सीबीडीटी के हाथ में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या रे पागल लोग? क्लियर है यहां तक? बहुत आराम से खाई नहीं अपने को कुछ भी जिंदगी में, ठीक है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, चलो देखते। डेफिनेशंस के अंदर तो मैं नहीं घुसने वाला हूं यार, जब रेलेवेंट होगा कोई डेफिनेशन में आ जाऊंगा, ठीक है। बस एंड में लिखा है कि अगर कोई वर्ड्स यहां पर डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए आप चले जाओगे इरेस्पेक्टिव एक्ट के अंदर। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन नॉट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन द एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में चले जाओगे, और क्या। हाँ, पहले स्कोप देखा किसके लिए एप्लीकेबल है। अब ई असेसमेंट के सेंटर्स देखिए, 6 सेंटर्स है, और ये सब सेंटर्स एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब यहां से हमारा शुरू हो जाता है प्रोसीजर, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा बेटा? यहां से प्रोसीजर। बहुत पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर है, बहुत पॉइंट्स है इसमें, नहीं तो भी कम से कम 21 पॉइंट्स है, तब जाकर ये प्रोसीजर खत्म होगा। 1-2 पॉइंट में नहीं खत्म होता है। मैं रिपीट करता रहूंगा, घड़ी 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 घड़ी, मैं घड़ी घड़ी रिपीट करूंगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली याद आपको रखना है। द असेसमेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब असेसमेंट कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल सर्व अ नोटिस ऑन द असेसी अंडर 143(2) स्पेसिफाइंग द इश्यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ हिज केस फॉर द असेसमेंट। तो असेसी को नोटिस कौन देगा? हाँ, असेसमेंट यूनिट नोटिस देगा? बिल्कुल नहीं, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। बाप वही है यहाँ पर, सबसे बड़ा बाप कौन है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, बाकी सब उसके बच्चे। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी को नोटिस देगा, कौन से सेक्शन में? वही स्क्रूटिनी वाले सेक्शन में, 143 सबसेक्शन 2,
उसमें स्पेसिफाई करेगा द इश्यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ इस केस फॉर असेसमेंट। उसमें लिखेगा कि हमने आपका केस असेसमेंट में क्यों खींचा, क्योंकि हमको आपका टर्नओवर बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि हमको आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि स्क्रूटिनी नोटिस के अंदर भी वो लोग लिखते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, इन्फॉर्मेशन लेकर, लिखते हो लोग हमेशा, तो यहाँ पर भी लिखेगा। तो स्टेप 1 क्या है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है आपका, ठीक है, वो आपको क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा। असेसमेंट यूनिट से नोटिस नहीं आएगा, ये दिमाग में रखना। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक बार आपको नोटिस आ गई, कौन नोटिस भेज रहा है आपको, फिर से देखो यहाँ पर, ये इसको नोटिस भेजेगा, ये बीच में अभी नहीं आएगा, इसको लाएंगे बीच में। ये नोटिस दे दिया, दे दिया, ये बस ये सबको सामने रखना पड़ेगा आपको पूरा प्रोसीजर समझने के लिए। कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक बार नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने आपको नोटिस दे दिया, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, रिप्लाई करना, बराबर 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होगा। किसको रिप्लाई करोगे, जिसने नोटिस भेजा उसको रिप्लाई करोगे। The assessee may within 15 days from the date of receipt of notice referred to in subclause 1 file is response to the national assessment center। तो इन्होंने इश्यूज मेंशन किया है, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर आप रिस्पॉन्स फाइल करो। प्रोसीजर दिमाग में डालो, national assessment center will send you a scrutiny notice and then within 15 days you have to reply with that scrutiny notice। रिप्लाई कर दिया, हाँ, किसको रिप्लाई किया, नेशनल असेसमेंट सेंटर के पास। अब वो रिस्पॉन्स किसके पास है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर आपके केसेस को क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप वाइज पढ़ना, स्टेप वाइज, इसलिए बोला 2-3 बार देखना पड़े, एक बार में नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में घुसाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर मैं सोचूंगा कि जैसे लेक्चर एंड हो जाए आपके दिमाग में पूरा प्रोसीजर घुस जाए, बट स्टिल। स्टेप 1 नोटिस दो असेसी को। स्टेप 2 असेसी विल रिस्पॉन्ड इन 15 डेज। स्टेप 3 the national e-assessment center shall assign the case selected for the purpose of e-assessment under the scheme to a specific assessment unit in any one regional e-assessment center through an automated allocation system। अब स्टेप 1 उसने आपको नोटिस दिया, स्टेप 2 आपने रिप्लाई किया, ठीक है, आपका रिप्लाई उसने देखा। अब आपका केस वो किसी भी रीजनल असेसमेंट सेंटर के अंदर कोई असेसमेंट यूनिट होगा ना, उनको एलोकेट कर देगा। वो भी कैसे, अपनी मर्जी से नहीं, ऑटोमेटिकली सिस्टम करेगा वो चीज, सिस्टम करेगा वो एलोकेशन। मतलब सिस्टम विल एलोकेट द केस टू असेसमेंट यूनिट्स, सिस्टम एलोकेशन होगा, कोई इंसान एलोकेट नहीं करेगा, थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। उसका डेफिनेशन है पीछे, कुछ समझ में नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम मींस एन एल्गोरिथम फॉर रैंडमाइज एलोकेशन ऑफ केसेस। आपका केस रैंडमली एलोकेट होगा, मतलब वो गवर्नमेंट को भी नहीं पता है वो किसको जाने वाला है, वो सिस्टम जिसको एलोकेट करेगा उस असेसमेंट यूनिट को आपका केस एलोकेट हो जाएगा। बाय यूजिंग सुटेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स including artificial intelligence and machine learning with a view to optimize the use of resources। तो अब मशीन के थ्रू आपका असेसमेंट क्या होगा, एलोकेट होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रोसीजर है, बहुत ही जबरदस्त। Therefore स्टेप 3 में क्या हो गया, आपका केस किसी असेसमेंट यूनिट को एलोकेट हो गया। असेसमेंट तो उनको ही करना है ना, अरे असेसमेंट कौन करेगा, रीजनल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट करेगा क्या, नहीं। नेशनल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट करेगा क्या, नहीं। रिव्यू यूनिट असेसमेंट करेगा क्या, नहीं। टेक्निकल यूनिट करेगा, नहीं करेगा। वेरिफिकेशन नहीं, असेसमेंट यूनिट को ही असेसमेंट करना है ना, तो आपका केस सिस्टम के थ्रू किसी असेसमेंट यूनिट को एलोकेट हो जाएगा। चेक करो, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल असाइन द केस सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ ई असेसमेंट अंडर दिस स्कीम टू अ स्पेसिफिक असेसमेंट यूनिट इन एनी वन रीजनल सेंटर थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। स्टेप 4 आपका केस असाइन हो गया। तो अभी आपका केस किसके पास चला गया, से बैंड्रा के कोई असेसमेंट यूनिट के पास चला गया। अब बैंड्रा का असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, उसको मदद चाहिए। केस कहां एलोकेट हो चुका है, बोर्ड पे देखो बेटा, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से। इसने आपको नोटिस भेजा, आपने रिप्लाई किया, उसके बाद इसने आपका केस यहां पर एक असेसमेंट यूनिट को एलोकेट कर दिया। अब इसको मदद चाहिए, असेसी से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन यूनिट से कुछ मदद चाहिए, टेक्निकल यूनिट से मदद चाहिए। तो अब वही जब मैंने बोला, ये इनको बोलेगा, ये असेसी को बोलेंगे, ये इनको बोलेगा, ये टेक्निकल यूनिट को बोलेंगे, ये इनको बोलेगा, ये वेरिफिकेशन, और इस तरीके से प्रोसीजर घूमेगा। अरे आर यू क्लियर, देखो बराबर से। Where a case is assigned to assessment unit, yes, Bandra assessment unit को केस असाइन हो चुका है। It may make a request to the National E-Assessment Center. Who will make a request?
Who will make a request? The Bandra Assessment Unit will make a request to the National E-Assessment Center for obtaining such further information, document, evidence from the assessee or any other person as may be as it may specify. So मदद चाहिए. अब आपने उस असेसमेंट यूनिट को केस दे दिया, अब वो किसको बोलेगा? नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर को कि मेरे को असेसी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या किसी और थर्ड पार्टी से कुछ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस चाहिए, या मेरे को कुछ वेरिफिकेशन यूनिट से कुछ वेरीफाई या इंक्वायरी करवाना है, या मुझे कुछ टेक्निकल यूनिट से कुछ टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए. अरे आर यू क्लियर? बहुत ही जबरदस्त लॉजिकल प्रोसेस है ये, लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ज्यादा. इसने इसको केस असाइन कर दिया, तो अभी इसको बोल रहा है कि मेरे को असेसी से इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इसको बोल रहा है मेरे को टेक्निकल यूनिट से इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बोल रहा है मेरे को वेरिफिकेशन यूनिट से इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो अब मेरे को बताओ असेसी से कौन कम्युनिकेट करेगा? वेरिफिकेशन यूनिट से कौन कम्युनिकेट करेगा? टेक्निकल यूनिट से कौन कम्युनिकेट करेगा? जल्दी बोलो. ऑब्वियसली नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. ये डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं. चेक करो. वेर अ रिक्वेस्ट, अभी इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट है, बी के लिए ये पॉइंट है और सी के लिए ये पॉइंट है. ए के लिए ये पॉइंट, बी के लिए ये पॉइंट, सी के लिए ये पॉइंट, तीनों सेम है. वेर अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन. किसने किया रिक्वेस्ट? असेसमेंट यूनिट. Documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit. कौन करता है request? Assessment unit request करता है. The National E-Assessment Center shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisition by the assessment unit. Therefore, गौर से सुनना, इसने इसको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को assessee से बात करना है. बात नहीं करने देंगे, देखो क्या काम है बोल. तो ये मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको बोलेगा, या कोई एनी अदर पर्सन, किसी थर्ड पार्टी से कुछ चाहिए तो वो करेगा. ठीक है, तो आप इसको बोलो और ये इनको नोटिस भेजेगा. चेक करो. Where a request for obtaining further information, document, evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit. Request किसने किया? Assessment unit. The National E-Assessment Center, the BAP, shall issue appropriate notice to assessee or any other person. ठीक है, अब ये यहां पर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? वेरिफिकेशन यूनिट. तो वेर रिक्वेस्ट फॉर कंडक्ट ऑफ सर्टेन इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय वेरिफिकेशन यूनिट हैज बीन मेड बाय असेसमेंट यूनिट. द रिक्वेस्ट शैल बी असाइन्ड बाय द नेशनल असेसमेंट सेंटर टू अ वेरिफिकेशन थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम. तो अब सुनो जरा बेटा, ये इसको बोल रहा है कि मेरे को कुछ वेरिफिकेशन यूनिट से वेरीफाई करवाना. तो अब ये कैसे एलोकेट करेगा बताए? ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू. सिस्टम एलोकेशन होगा. कोई भी एक वेरिफिकेशन यूनिट जो देश में है उसको ये मैटर एलोकेट हो जाएगा. अब ये चूज नहीं करेगा, ये नेशनल असेसमेंट का भी पावर नहीं है चूज करने का कि कौन से वेरिफिकेशन यूनिट को मैं ये दूं. सिस्टम एलोकेशन होगा मशीन लर्निंग से. देखो, जब ये असेसी से इंफॉर्मेशन मांग रहा था ना, तो इसने असेसी को नोटिस भेज दिया. अबे नोटिस जो असेसी का है वो सिस्टम एलोकेशन नहीं हो सकता है. कोई भी असेसी को भेज दो. अबे कोई भी असेसी को कैसे भेजोगे? जिसका असेसमेंट हो रहा है उसको ही भेजोगे ना. तीन किस्म की मदद मांग रहा है, एक असेसी से, एक वेरिफिकेशन यूनिट से, एक टेक्निकल यूनिट से. पहला उसने असेसी के लिए बोला. असेसी का ले तो असेसी को नोटिस भेजना पड़ेगा. सिस्टम एलोकेशन कर दोगे देश में, मेरे बाजू वाले का असेसमेंट चल रहा है, मेरे को नोटिस आ जाएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है. हाँ, वेरिफिकेशन यूनिट के लिए सिस्टम एलोकेशन करेगा. कौन सा वेरिफिकेशन यूनिट तेरा आंसर देगा, तेरे को सपोर्ट करेगा? टेक्निकल यूनिट. सिस्टम एलोकेशन होगा. कौन सा टेक्निकल यूनिट तेरे को आंसर देगा? चेक करो, चेक करो. ये दोनों सिस्टम एलोकेशन होंगे. चेक करो, चेक करो. बहुत ही जबरदस्त प्रोसीजर है भाई. मैं बोलूंगा एक दो बार, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, एकदम इजी है, डोंट वरी. बहुत इजी है, जरा भी टेंशन नहीं लेना. लॉजिकल चलता है ना एकदम, ऐसा कुछ इलॉजिकल नहीं है. आगे बढ़े. देयरफॉर यहां तक हो गया. किस किस की मदद ले लिया उसने? असेसी की मदद ले लिया वाया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. वेरिफिकेशन यूनिट की मदद ले लिया वाया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. और इसकी भी मदद ले लिया वाया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर. ठीक है, बढ़ू आगे, बढ़ू. अब तीन लोगों की मदद ले लिया, असेसी की, वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट. टेक्निकल चीजों के लिए टेक्निकल यूनिट के पास जाएगा, बेसिक इंक्वायरी के लिए वो असेसमेंट वेरिफिकेशन यूनिट के पास जाएगा. हाँ, अभी क्या करेगा वो? एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा. सब हो गया उसका असेसमेंट. ड्राफ्ट ऑर्डर बना रहा है कौन? The assessment unit shall, after taking into account all relevant material. अगर आपको याद है तो ऐसे ही वर्ड्स
सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर भी यूज्ड है, जो अपना रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन है। अब वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। द असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल, और खुद कॉमन सेंस से सोचो, आगे मत बोल पढ़ो, ये ड्राफ्ट ऑर्डर बना के किसको देगा वो? एसएससी को देगा? एसएससी को देगा ड्राफ्ट ऑर्डर? बिल्कुल नहीं ना बेटा। फिर से ये किसको देगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एसएससी से कम्युनिकेट करेगा। ये नाटक चलता रहेगा। फिर भी पढ़ लेते आराम से, घाई नहीं, कि एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना है अपने को। द असेसमेंट यूनिट विच इज इन बैंड्रा shall, after taking into account all relevant material available on the record, make in writing a draft order either accepting the returned income of the assessee और मॉडिफाइंग द रिटर्न इनकम ऑफ द असेसी। तो असेसी ने वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, या तो वो असेसी ने जो लिखा है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, या असेसी ने जो लिखा है उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफिकेशन कैन बी ऑन अपर साइड, कैन बी ऑन लोअर साइड, एज द केस में भी। कौन करेगा ये? असेसमेंट यूनिट, क्योंकि असेसमेंट वही करेगा। और उसके बाद वो ड्राफ्ट ऑर्डर किसको भेज देगा? नेशनली असेसमेंट सेंटर को। क्लियर है? नेशनली असेसमेंट सेंटर को ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देगा। अच्छा, मेरे को बताना, असेसमेंट के दौरान ऐसा हुआ होगा कि उसको कुछ वो एस्केप्ड इनकम मिली है, कुछ डिसअलाउंस मिला है, उस पर वो पेनाल्टी लगाना चाहता है? हो सकता है ना बेटा, उसको एस्केप इनकम मिली है, कुछ उसको कुछ डिसअलाउंसेस मिला है, उस पर वो पेनाल्टी लगाना चाहता है। यस, तो वो भी उसको क्या करना होगा? ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ डिटेल्स देना पड़ेगा, अगर वो पेनाल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहता है तो। असेसमेंट यूनिट शेल व्हाइल मेकिंग ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पेनाल्टी प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएटेड देयरइन। और पेनाल्टी प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा, वो मैनुअली होगा। वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा फिलहाल, वो मैनुअली ही होगा। देयरफॉर यहां तक एक बार हम लोग पॉइंट नंबर 9 तक देख लेते हैं। देखो इतने आसान पॉइंट है, 21 पॉइंट्स कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है, कुछ खास नहीं है इसमें। देयरफॉर स्टेप 1 में क्या हो रहा है बेटा? आपको नोटिस आ रही है। स्टेप 2 में आपको 15 दिन में रिप्लाई करना है। स्टेप 3 में आपका केस किसी एक असेसमेंट यूनिट को असाइन किया जाएगा। फिर उस असेसमेंट यूनिट को मदद लगेगी किसकी? असेसी की। वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट। तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे किसको? असेसमेंट यूनिट किसको रिक्वेस्ट करेगा? नेशनली असेसमेंट सेंटर। नेशनली असेसमेंट असेसी को नोटिस देगा। ठीक है, फिर असेसमेंट यूनिट किसको रिक्वेस्ट करेगा? नेशनली असेसमेंट सेंटर। नेशनली असेसमेंट सेंटर ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से एक वेरिफिकेशन यूनिट को आपका केस एलोकेट कर देगा। सेम टेक्निकल असिस्टेंट। उसके बाद एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, उसमें जो असेसी ने बोला है शायद उसको एक्सेप्ट कर ले या मॉडिफाई करे, और वो कॉपी नेशनली असेसमेंट सेंटर को असेसमेंट यूनिट दे देगा। उसके बाद असेसमेंट यूनिट क्या बोलेगा कि भाई ड्राफ्ट ऑर्डर बनाते समय मुझे पता चल रहा है कि कुछ पेनाल्टी भी लगनी चाहिए आगे। पेनाल्टी, क्योंकि पेनाल्टी प्रोसीडिंग हैज टू बी इनिशिएटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर। तो पेनाल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए आपको डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, अब मेरे को बताना वो ड्राफ्ट ऑर्डर किसके हाथ में है? पहले ये बताओ अपने दिमाग से, किसके हाथ में पड़ा है वो ड्राफ्ट ऑर्डर? बोलो ना बेटा। इन हुज हैंड दैट ड्राफ्ट ऑर्डर इज नाउ? नेशनली असेसमेंट सेंटर। अरे क्योंकि असेसमेंट यूनिट ने तो जो करना था वो करके दे दिया। किसको? नेशनली असेसमेंट सेंटर को। अब वो ड्राफ्ट ऑर्डर नेशनली असेसमेंट सेंटर के हाथ में, बराबर। तो चलो देखते हैं अब वो आगे क्या करें। द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑर्डर। चलो देखेंगे मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, पूरा पूरा मतलब क्या एडिशन, क्या डिलीशन, कौन से हेड्स ऑफ इनकम से एसएससी कमा रहा है, क्या झोल किया है। शैल एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑर्डर in accordance with the risk management strategy specified by the board। अब ये risk management strategy क्या है, ये बोर्ड ने अब तक स्पेसिफाई नहीं किया है। including by way of an automated examination tool whereupon it may decide A और B और C। अब ये तीन में से एक चीज डिसाइड करेंगे। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, यहां से प्रोसीजर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा। और अगर चाहिए तो एक बार आप यहां से लेकर यहां तक का प्रोसीजर एक बार पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, घाई नहीं है।
तो बताइए किसके हाथ में है अभी पूरा का पूरा ड्राफ्ट ऑर्डर? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के हाथ। अब वो क्या कर सकता है? वो इन तीन में से कोई एक काम करेगा, ठीक है? चलो देखते हो क्या करेगा। The National E-Assessment Center shall examine the draft order. चलो ठीक है, ड्राफ्ट ऑर्डर देखो आप। इन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है? ये लॉ में डिफाइंड भी नहीं है, और ये अभी क्या है, बोर्ड स्पेसिफाई करेगी। इसका अगर आप डेफिनेशन देखो तो पीछे आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जैसा कोई डेफिनेशन नहीं दिखेगा। ये आर है, ये रजिस्टर्ड अकाउंट ईमेल एड्रेस, बस ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा उसको लॉ ने डिफाइन नहीं किया है। तो चलो लेट्स वेट फॉर द गवर्नमेंट टू से स्पीक अबाउट दैट, including by way of an automated examination tool whereupon it may decide to do A, B or C. A क्या है? Finalize the assessment as per the draft order. मतलब जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो उनको लग रहा है कि एकदम सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड सर्व अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर एंड नोटिस फॉर इनिशिएटिंग पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स। तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उस हिसाब से मैटर फाइनलाइज करो, मैटर क्लोज करो और पेनाल्टी लगाने के लिए नोटिस भेजो, इफ एनी, अगर लगाना है तो, टू द असेसी along with the demand notice। ये सब कौन करेगा बेटा? असेसमेंट यूनिट करेगा? नहीं, ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर along with the demand notice specifying the sum payable or refund of any amount due to the assessee on the basis of such assessment। मतलब यहां पर मैटर क्लोज। पॉइंट नंबर ए, पैरा 10, पॉइंट नंबर ए, मैटर क्लोज। क्या करो? ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पर उनको लगता है सब कुछ सही है, फाइनलाइज करो असेसमेंट। पेनाल्टी लगाना है तो उसके लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट करो, शो कॉज नोटिस भेजो, डिमांड नोटिस भेज के टैक्स ले लो, या रिफंड है तो रिफंड दे दो, ठीक है? या अगर तुमको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत अपने को असेसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए तो पॉइंट नंबर बी फॉलो करो, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द असेसी इन केस ऑफ ए मॉडिफिकेशन इज प्रपोज्ड by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft order। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है, किसने? एओ ने कुछ एडिशन किया है, कुछ डिलीशन किया है, तो असेसी को आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दो, और एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दोगे उसको पूछो, शो मी अ कॉज व्हाई योर असेसमेंट शुड नॉट बी डन एज पर व्हाट, एज पर दी ड्राफ्ट ऑर्डर, एंड सी व्हाट इज रिप्लाईज कम्स। आगे जाकर उसका प्रोसीजर कंटिन्यू होगा, असेसी रिप्लाई कब तक करेगा, क्या करेगा, एक्सेट्रा। थर्ड, तो पहले केस में क्या हो रहा है? ड्राफ्ट ऑर्डर उनको सही लग रहा है, उस हिसाब से फाइनलाइज कर दिया, डिमांड नोटिस भेज दिया, या जो भी पेबल आ रहा है वो भेज दिया, और जो भी रिफंड आ रहा है वो ग्रांट कर दिया। पेनाल्टी लगाना है तो पेनाल्टी लगाने के लिए डायरेक्शन दे दिया। दूसरे स्टेप में लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, अगर कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ मतलब एओ ने कुछ चेंजेस किया है, तो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दो और फिर उसके रिप्लाई का वेट करो। तीसरा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कुछ गड़बड़ी लग रही है, उसको लग रहा है कि ठीक से शायद असेसमेंट नहीं हुआ है, तो अब कौन आएगा मालूम बीच में? अब आएगा बीच में रिव्यू यूनिट। तो अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रिव्यू यूनिट को बोलेगा कि भाई तू जरा एक बार इसको रिव्यू कर, ठीक है? असाइन द ड्राफ्ट ऑर्डर। अगेन ये रिव्यू यूनिट को कैसे एलोकेट करेगा? मैनुअली नहीं चूज करेगा, जैसे वो वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट को ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू करता था, वैसे रिव्यू यूनिट को भी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू करेंगे। Assign the draft order to a review unit in any one regionally assessment center through an automated allocation system for conducting the review of such order। ठीक है, तो उसको आप रिव्यू यूनिट को दे दो, फिर वो रिव्यू यूनिट क्या बोलता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये तीन स्टेप ना थोड़ा परेशान करेंगे आपको, आगे भी इसका बहुत रेफरेंस आएगा, जरा ध्यान से सुन लेना। किसके हाथ में ऑर्डर है? ड्राफ्ट ऑर्डर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के हाथ में ड्राफ्ट ऑर्डर है। वो किससे बात करेंगे? असेसी से। फाइनलाइज कर देंगे, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पर फाइनलाइज, कुछ चेंजेस नहीं है तो फाइनलाइज कर दो। हाँ, अगर कुछ मॉडिफिकेशन प्रपोज किया है एओ ने, मतलब असेसमेंट यूनिट ने कुछ एडिशन वेडिशन किया है, तो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, और अगर नेशनल असेसमेंट सेंटर को लगता है कि नहीं ये मैटर रिव्यू होना चाहिए तो रिव्यू करवाओ। अब पॉइंट नंबर सी को पकड़ के आगे बढ़ते, ठीक है? सी को पकड़ के आगे बढ़ते। अगर आप ए पे रुक जाओगे तो मैटर क्लोज हो गया, ए पे हो गया तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बी को आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने असेसी को अपॉर्चुनिटी दिया तो उसके बाद उसने क्या बोला वो थोड़ी देर बाद देखते ना। ए पे मैटर क्लोज हो चुका है, डू यू एग्री टू दैट? बी पे अभी भी मैटर क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी असेसी को अपॉर्चुनिटी दिया, अभी वो क्या बोलेगा वो देखना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद देखते, आगे आएगा प्रोसीजर। अब सी को भी अपन आगे बढ़ाते, अब सी को पकड़ के आगे बढ़ाते। सी में क्या हो रहा है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने ड्राफ्ट ऑर्डर ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू किसी रिव्यू यूनिट को एलोकेट कर दिया। अब रिव्यू यूनिट क्या बोल सकता है? दो चीज बोल सकता है नीचे,
द रिव्यू यूनिट शैल, ये सी का कंटिन्यूएशन समझो, द रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, वो रिव्यू करेगा, कैसे रिव्यू करेगा, और पीछे भाषण दिया उसका कि रिव्यू में वो क्या क्या चेक करेगा, ये सारी चीजें देख सकता हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बराबर से लिया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, सारे एडिशंस रिलेशंस बराबर लिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स को बराबर लिया है, ये सारी चीजें चेक करेगा रिव्यू यूनिट बराबर। हाँ यहां पर आते हैं, द रिव्यू यूनिट मैटर, रिव्यू यूनिट के पास चला गया, द रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर रेफर टू इन by the National E-Assessment Center, whereupon it may decide either of the two. Point number 1, concur with the draft order and intimate the National E-Assessment Center about such concurrence. मतलब रिव्यू यूनिट अब क्या बोल रहा है, आई कंकर विद द ड्राफ्ट, कंकर मतलब आई अग्री यार, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में लिखा है वो सब सही है, मैं ये मानता हूं, ये बोल सकता है रिव्यू, ये या तो रिव्यू यूनिट खुद मॉडिफिकेशन प्रपोज करेगा कुछ, अरे हाँ या ना बेटा। अच्छा रिव्यू यूनिट के पास कौन गया, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जाएगा, क्योंकि उसको गड़बड़ लग रही है। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर अगर रिव्यू यूनिट के पास जा रहा है, उसको गड़बड़ी लग रही है, तो रिव्यू यूनिट भी तो दो पॉसिबिलिटी दे सकता है ना बेटा, एक बोल सकता है भाई जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो सही है भाई, दूसरा बोल सकता है कि नहीं आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम मॉडिफिकेशंस, मेरे को कुछ चेंजेस करना है, चेक करो, सजेस्ट सच मॉडिफिकेशन एज मी इट मे डीम फिट टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट सजेशन टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अरे आर यू क्लियर, बहुत आराम से, अभी जरा आराम से जाना पड़ेगा, प्रोसीजर बढ़ते जा रहा है आगे। अब मुझे बताना रिव्यू यूनिट ने सबसे पहले क्या बोला कि बात सब सही है, दिमाग मत खाओ, जाओ यहां से। तो अगर सब सही बोलेगा तो फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग कंकरेंस ऑफ द रिव्यू यूनिट, कि रिव्यू यूनिट ने जो बोला वो सही है, मतलब रिव्यू यूनिट क्या बोल रहा है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वही सही है, और रिव्यू यूनिट किससे कम्युनिकेट करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट या एसएससी से कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, सबको वाया जाना पड़ेगा। The National E-Assessment Center shall, upon receiving concurrence, that is point number A, of the review unit, follow the procedure laid down in subpara A or subpara B of para 10 as the case may be। जब एक बार पता चल गया तो फाइनलाइज करो, ठीक है, सबपैरा ए के हिसाब से प्रोसीजर कंप्लीट करो, फाइनलाइज करके मैटर क्लोज करो, या एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दे दो। तो प्रोसीजर देखो, यहां पर पहले नेशनल ई असेसमेंट सेंटर यहां फंस गया, तो उसने रिव्यू यूनिट को मैटर दिया, रिव्यू यूनिट ने बोला सब कुछ सही है, तो अब उसको वापस से यहां आना पड़ेगा, ये दो में से एक जवाब देने पड़ेंगे, या तो फाइनलाइज करो क्लोज करो, या तो क्या करो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दे दो, देना है तो ठीक है। नाउ द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग सजेशन फॉर मॉडिफिकेशन, अब पॉइंट नंबर बी अगर होता है, अगर रिव्यू यूनिट बोलता है कि नहीं कुछ चेंज करना पड़ेगा, देयर हैज टू बी सम चेंजेस, ड्राफ्ट ऑर्डर ठीक नहीं है, गड़बड़ है इसमें, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग सजेशन फॉर मॉडिफिकेशन फ्रॉम रिव्यू यूनिट कम्युनिकेट द सेम टू व्हाट असेसमेंट यूनिट। तो अब इसने, सुनो बोर्ड पे देखते रहो बे पागल लोग, इसने इसको सजेशन दिया मॉडिफिकेशन का, तो अब ये इससे बात करेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर किसका था बे, असेसमेंट यूनिट का ऑर्डर था ना, अरे हाँ या ना, कॉम्प्लिकेटेड है यहां से, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। द असेसमेंट यूनिट, तो अभी मैटर किसके पास से किसको कम्युनिकेट हो चुका है, असेसमेंट यूनिट, द असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर कंसीडरिंग द मॉडिफिकेशन सजेस्टेड बाय द रिव्यू यूनिट सेंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। उसके बाद असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, ये यूनिट क्या करेगा, इसने इसको बोला कि भाई देख रिव्यू यूनिट ने बोला ये सब गड़बड़ है, तो ये एक फाइनल ड्राफ्ट इसको देगा, फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर इसको देगा, और फिर फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर इसको देने के द असेसमेंट आफ्टर कंसीडरिंग द मॉडिफिकेशन सजेस्टेड बाय द रिव्यू यूनिट सेंड द फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर, और फिर बाद में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल अगेन फॉलो दीस टू प्रोसीजर्स ईदर ऑफ द टू, या तो फाइनलाइज कर देगा या तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देगा और मैटर क्लोज करेगा। अरे यार यू क्लियर, आर यू क्लियर यहां तक, ये पॉइंट्स जो है ना, ये यहां से पॉइंट नंबर सी से लेकर ये पॉइंट नंबर 15 तक, ये सब किसके बीच का खेल है, किसके बीच का खेल है, रिव्यू यूनिट और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का। फिर से एक बार देख लो, ये 4-5 पॉइंट तकलीफ देंगे, थोड़ा खींचा है प्रोसीजर को बहुत लंबा, अभी देखते हैं लोग कितना टाइम लगाते हैं सब चीज करने में। देयरफॉर यहां से हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के हाथ में क्या है, पहला ड्राफ्ट ऑर्डर है, पहला ड्राफ्ट ऑर्डर आया, आ गया, फाइनलाइज करो, यहां अगर फाइनलाइज कर देता है तो मैटर क्लोज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा, एसएससी को अपॉर्चुनिटी दो, अब इस पर हमने ज्यादा बात नहीं किया है, अब भी करते हैं,
तीसरे पे इसको गड़बड़ लग रही है, किसको, इसको, तो ये इसको देगा ड्राफ्ट ऑर्डर, बोलेगा रिव्यू करो। अब अगर इसके पास दो जवाब है, ये दो जवाब दे सकता है। पहला जवाब क्या देगा कि भाई जो ड्राफ्ट ऑर्डर था वो सही था। अगर जो ड्राफ्ट ऑर्डर था वो सही था तो फिर आप पॉइंट नंबर ए या बी के हिसाब से मैटर क्लोज करो, डायरेक्टली क्लोज करो या अपॉर्चुनिटी देके क्लोज करो। हाँ, अगर ड्राफ्ट के हिसाब से सही नहीं था, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर ये मॉडिफिकेशन इससे कम्युनिकेट करेगा, ये एक और ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, ये इसको देगा, और फिर ये वापस से पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर बी के हिसाब से मैटर क्लोज करेगा। अरे आर यू क्लियर, यही लिखा है इधर, चल चेक कर लो एक बार चाहिए तो, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक का ये पॉइंट पढ़ लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया? हाँ चलो, अब यहां पर मेरे को बताना दूसरा पॉइंट क्या है। ड्राफ्ट ऑर्डर आया, ड्राफ्ट ऑर्डर आया, एसएससी को अपॉर्चुनिटी दिया। अब एसएससी की क्या जिम्मेदारी बनती है भाई, रिप्लाई करो। तो देखते हो रिप्लाई करता है कि द एसएससी में इन ए केस, द एसएससी में इन अ केस where show cause notice under sub para B of para 10 has been served upon him। ठीक है, क्या वहीं पे सर्व हो रहा है? यस, सब para B of para 10 the show cause notice is being served। चलो आगे बढ़ते। furnish his response to the national assessment center on or before the date specified in the notice। तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दिया, एसएससी कब तक रिप्लाई करेगा? वो नोटिस के अंदर लिखा होगा। कौन से नोटिस के अंदर? इस शो कॉज नोटिस के अंदर लिखा होगा कि कब तक उसको वो रिप्लाई करना है। ठीक है, ही मे रिप्लाई विद इन दैट मच टाइम। ठीक है, अब एक बार, अब एसएससी के तरफ से दो चीज हो सकती है, या तो एसएससी रिस्पॉन्स फाइल करेगा, या तो एसएससी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैंने आपको शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दिया फाइनल असेसमेंट कंप्लीट करने के पहले, लेकिन आपने रिस्पॉन्स ही फाइल नहीं किया, या आपने रिस्पॉन्स फाइल किया। ये दो पॉसिबिलिटी है, चेक करो। The National E-Assessment Center shall, in a case where no response is filed, तो क्या करेगा फिर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से ये जो पैरा में लिखा गया है उस हिसाब से मैटर क्लोज कर देगा। अरे हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना? बराबर, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से वो मैटर किसको क्लोज कर देगा? अभी आपको रिस्पॉन्स करने का, मैंने आपको शो कॉज नोटिस दिया, मैंने पूछा आपको मैं आपका असेसमेंट क्यों क्लोज नहीं करूं इतने अमाउंट पे, आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं क्या करूंगा? मैं मैटर क्लोज कर दूंगा ड्राफ्ट ऑर्डर के हिसाब से। आपको एक तय समय दिया था मैंने, उस समय तक आपको रिप्लाई कर देना चाहिए था। ठीक है, देख लो पॉइंट नंबर ए। अच्छा, अगर एसएससी ने रिस्पॉन्स फाइल किया तो आपने अपॉर्चुनिटी दिया, एसएससी ने रिस्पॉन्स फाइल किया, किसको रिस्पॉन्स फाइल करेगा? असेसमेंट यूनिट के नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिस्पॉन्स फाइल किया। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर रिस्पॉन्स फाइल नहीं किया तो फिर ड्राफ्ट ऑर्डर के हिसाब से मैटर क्लोज कर दो, भाड़ में जाए एसएससी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स फाइल किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? ई असेसमेंट सेंटर को, पता है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, उसको वो रिस्पॉन्स किसको देना पड़ेगा? असेसमेंट यूनिट को। चेक करो, इन एनी अदर केस सेंड द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द असेसी टू द असेसमेंट यूनिट, क्योंकि असेसमेंट तो उसने किया है ना। अरे भाई ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर तो एक इंटरमीडिएरी है सिर्फ। नाउ अब क्या होगा? असेसमेंट यूनिट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पांस फर्निश्ड बाय द असेसी मेक अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर एंड सेंड इट टू द
नेशनली असेसमेंट सेंटर। देखो तो पूरा प्रोसीजर कैसे चल रहा है, पूरा प्रोसीजर कैसे चल रहा है। नेशनली असेसमेंट सेंटर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं फाइल करोगे तो मैं मैटर यहीं पे क्लोज करके असेसमेंट खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स फाइल करोगे तो मैं वो रिस्पॉन्स फिर ना असेसमेंट यूनिट को दूंगा और असेसमेंट यूनिट उस हिसाब से आपके ड्राफ्ट ऑर्डर को रिवाइज करेगी। अब रिवीजन कैन बी ऑन टू साइड्स, रिवीजन कैन बी अगेंस्ट यू, इट कैन बी इन फेवर ऑफ यू। अरे हो सकता है ना, रिवीजन कैन बी प्रेजुडिशियल टू यू, रिवीजन कैन बी अगेंस्ट, इट कैन बी इन फेवर ऑफ यू। प्रेजुडिशियल टू यू मींस हार्मफुल टू यू, एंड इफ इट इज इन फेवर ऑफ यू देन मैटर इज क्लोज्ड। तो फिर से यहां पर द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल अपॉन रिसीविंग द रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर, कौन रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, बनाएगा कौन, असेसमेंट यूनिट। किसको देगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब उसके पास रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर आ चुका है। ये रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर कैसे हुआ, पहला ड्राफ्ट ऑर्डर था जो असेसी को मैंने दिया और उसको अपॉर्चुनिटी पूछा, उसने रिप्लाई किया तो मैंने वो जो रिप्लाई था उसका वो असेसमेंट यूनिट को दे दिया। अब असेसमेंट यूनिट ने उस रिप्लाई के बेसिस पर ऑर्डर को रिवाइज किया। अब रिवाइज ऑर्डर कैन बी ऑफ टू, कैन हैव टू साइड्स, वन साइड कैन बी प्रेजुडिशियल टू द assessee, another side is it is not prejudicial to the assessee. So the national e assessment center shall upon receiving the revised draft assessment order, ये रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में असेसमेंट ऑर्डर कैसे आया, ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके कि पहले अपॉर्चुनिटी दो, वो रिस्पांस फाइल करेगा, रिस्पांस फिर मैं असेसमेंट यूनिट को दूंगा, वो रिवाइज करेगा ड्राफ्ट को और वो वापस नेशनली असेसमेंट सेंटर को देगा। इन केस नो मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो पैरा 10 सब पैरा ए के हिसाब से मैटर क्लोज करो। पैरा 10 सब पैरा ए मतलब क्या, पैरा 10 सब पैरा ए मतलब ये, उसके हिसाब से मैटर क्लोज करो और क्या। सेकेंड, इन एनी अदर केस, ये तो हो गया सॉरी, इन केस ए मॉडिफिकेशन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये असेसी के इंटरेस्ट ऑफ द असेसी सॉरी इज प्रपोज्ड टू बी विद रेफरेंस टू द ड्राफ्ट ऑर्डर, तो फिर से अपॉर्चुनिटी दो, ये प्रोसीजर फॉलो करो, दो बार, कम से कम दो बार फॉलो करना पड़ेगा। फिर से अपॉर्चुनिटी दो, ये प्रोसीजर फॉलो करो। समझ में आ रहा है क्या बना के रखा है इन्होंने, इसको प्रैक्टिकली उतारने में कितनी तकलीफ होगी तुमको पता है, लेंदी कर दिया है ये सब कुछ। और जो रिस्पॉन्स असेसी फर्निश करेगा यहाँ पर, फिर से आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे, वो रिस्पॉन्स फर्निश करेगा, उसके लिए वापस से यही प्रोसीजर्स फॉलो करो जो ऊपर फॉलो किया 16, 17, 18, यही फॉलो करना पड़ेगा कि असेसी को फिर से अपॉर्चुनिटी। रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर से वो खुश नहीं है, फिर से अपॉर्चुनिटी दो, फिर वो रिस्पॉन्स फाइल करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो मैटर क्लोज करो। रिस्पॉन्स फाइल करता है, असेसमेंट यूनिट को बोलो, असेसमेंट यूनिट उसको रिवाइज करेगा, फिर वापस नेशनली असेसमेंट सेंटर के बाद आएगा, वो असेसी से कम्युनिकेट करेगा, ये नाटक चलता रहेगा। और अब जाकर हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, सब डेटा किसके पास है, हाँ सब डेटा डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा नेशनली असेसमेंट सेंटर के हाथ में, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड। So now they will hand over that to the assessing officer having jurisdiction on the assessee. The National E-Assessment Center shall, after the completion of assessment, बीच में communicate नहीं करेंगे वो लोग, after the completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the AO having jurisdiction over such case. AO को दे देंगे सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उसके AO पे जिसका उस पे jurisdiction है। क्यों, फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, अगर पेनाल्टी लगाना है तो लगा सकता है, कलेक्शन एंड रिकवरी करना है तो असेसी को नोटिस ऑफ डिमांड भेजा और उसके बाद वो पैसा नहीं दे रहा है तो कलेक्शन एंड रिकवरी होगी 220 से 226, असेसी डिफॉल्ट बना देंगे साले को। तीसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करना है तो ऑर्डर में अगर कोई अपेरेंट मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। गिविंग इफेक्ट टू अपीलेट ऑर्डर, आगे जाकर असेसी ने अपील किया और अपील में ऊंच नीच आई तो उसका इफेक्ट देने के लिए। सबमिशन ऑफ रिमांड रिपोर्ट, रिमांड रिपोर्ट क्या होता है पता है, वो आईटैट को आप रेफर करते हो और फिर बाद में आईटैट वो रिमांड बैक करता है केस असेसिंग ऑफिसर को, पता है वो पावर आईटैट के पास है, सीआईटी है, सीआईटी के पास है 263 और 264 में, लेकिन सीआईटी अपील के पास वो पावर नहीं है, उन चीजों की बात कर रहा है। और एनी अदर रिपोर्ट टू बी फर्निश और रिप्रेजेंटेशन टू बी मेड और एनी रिकॉर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर कमीशन ऑफ अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स एज द केस मे बी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर प्रपोजिंग सीकिंग सैंक्शन फॉर लॉन्च ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो असेसी पे जैसे पेनाल्टी लगाने के लिए ये सारे रिकॉर्ड जरूरी है, वैसे ही उस पर प्रोसिक्यूशन और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी ये सारे रिकॉर्ड्स जरूरी हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक 21st पॉइंट है जो ये 20th पॉइंट को ओवरराइड करता है, क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पैरा 20,
व्हाट डज पैरा 20 सेज दैट ये सारे रिकॉर्ड्स असेसिंग ऑफिसर्स को आप हैंड ओवर कर दोगे कभी कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पर इसने इस पैराग्राफ को ओवरराइड करके कुछ बोलना चाहता है। The National E-Assessment Center at any stage of assessment, if considered necessary, तो अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है तो वो कंप्लीशन के बाद नहीं, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग भी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर सकता है, ये लिखा गया। क्योंकि यहां लिखा है आफ्टर कंप्लीशन आपको हैंड ओवर करना है, तो ये पैरा ने इस पैरा को ओवरराइड कर दिया और बोला द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में एट एनी स्टेज ऑफ असेसमेंट इफ कंसिडर्ड नेसेसरी ट्रांसफर द केस टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर सच केस। अब सुनो, तो ये आपका प्रोसीजर है 21 पॉइंट्स का। एक बार रन थ्रू कर लेते रन थ्रू एक बार। चलो ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर नोटिस देगा। स्टेप नंबर 2, आप 15 दिन में रिस्पॉन्स फाइल करोगे। स्टेप नंबर 3, मैं बोलते जा रहा हूं, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो। स्टेप नंबर 1, आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर नोटिस देगा। स्टेप नंबर 2, आप 15 दिन में रिस्पॉन्स फाइल करोगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। स्टेप नंबर 3, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपके केस को किसी असेसमेंट यूनिट को एलोकेट कर देगा थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। केस नंबर 4, अब आपका केस असेसमेंट यूनिट के पास है, उसको असेसी से इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको वेरिफिकेशन यूनिट से मदद चाहिए या उसको टेक्निकल यूनिट से मदद चाहिए। तो अगर उसको असेसी से मदद चाहिए तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी या किसी और पर्सन को नोटिस भेजेंगे और उसके बाद वो लोग वो रिप्लाई जो भी आएगा वो आपको पास ऑन कर देंगे। हाँ, आपको वेरिफिकेशन यूनिट से मदद चाहिए, आप नेशनली असेसमेंट सेंटर को बोलो और वो आपका मैटर किसी एक वेरिफिकेशन यूनिट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देंगे थ्रू अ सिस्टम। टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, आप उनको बोलो नेशनली असेसमेंट सेंटर को, आप कौन हो, आप असेसमेंट यूनिट हो और वो आपके मैटर को टेक्निकल किसी यूनिट को असिस्ट कर देंगे थ्रू अ एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। उसके बाद असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर बहुत सारे डिटेल्स डाल सकता है वो कि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं एनहांस कर रहा हूँ, मैं पेनाल्टी लगाना चाहता हूँ एक्सेट्रा, वो सारी बातें। उसके बाद ये ड्राफ्ट ऑर्डर किसके पास आ जाएगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के। डायरेक्टली एसएससी से कम्युनिकेशन कोई नहीं करने वाला है, सब लोग नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही कम्युनिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एग्जामिन करेगा। पहला स्टेप क्या कर सकता है, वो मैटर क्लोज कर सकता है, बोल सकता है फाइनलाइज करो, पेएबल रिफंड जो भी आता है क्लोज करो। दूसरा, असेसी को अपॉर्चुनिटी देगा। अब असेसी को अपॉर्चुनिटी देगा तो उसका प्रोसीजर आगे पॉइंट नंबर 15 16 के आगे लिखा हुआ है। तीसरा, अगर उसको लगता है कि नहीं इसे और ध्यान से देखना चाहिए तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर रिव्यू यूनिट को दे देगा। अब अगर रिव्यू यूनिट को दे देगा तो रिव्यू यूनिट के पास दो ऑप्शन है। रिव्यू यूनिट बोलेगा कि जो भी है ड्राफ्ट ऑर्डर में वो सही है, अगर वो बोलता है जो भी सही है तो फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इस पैरा ए के हिसाब से मैटर को क्लोज कर देगा। हाँ, लेकिन अगर रिव्यू यूनिट बोलता है कि नहीं मैटर सही नहीं है तो फिर बाद में मॉडिफिकेशन की जरूरत, तो फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट को जाकर बोलेगा, असेसमेंट यूनिट रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, वो रिवाइज फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर किसको देगा, ई असेसमेंट यूनिट को देगा, दैट इज नेशनल असेसमेंट सेंटर को देगा और फिर बाद में वो प्रोसीजर फॉलो करके लोग उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट चीज अभी अपन ने देखा, अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया, ठीक है, तो असेसी के पास वो समय रहेगा, उस समय के अंदर अगर असेसी रिस्पॉन्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है, मैटर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, प्रोसीजर ए के हिसाब से। सॉरी, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अगर असेसी को कुछ समय दिया जाएगा 15-20 दिन, वो नोटिस के अंदर लिखा रहेगा अपॉर्चुनिटी देने के बाद। अब असेसी ने रिस्पॉन्स नहीं फाइल किया तो फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर मैटर क्लोज कर देगा। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स फाइल किया तो वो रिस्पॉन्स किसको देंगे, असेसमेंट यूनिट को। असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा। रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर किसको देगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अभी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देखेगा क्या रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर में और पहले वाले ड्राफ्ट ऑर्डर में मॉडिफिकेशन है, हाँ है। अगर असेसी को प्रेजुडिशियल नहीं है, मतलब असेसी के अगेंस्ट नहीं है, तो मैटर क्लोज कर देगा, पैरा ए सब पैरा ए पैरा 10 के हिसाब से। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन की वजह से प्रेजुडिशियल टू असेसी है तो फिर से वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और एंड में लिखा है कि ये सारी चीजें करने के लिए कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट के बाद वो क्या करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रेलेवेंट असेसिंग ऑफिसर जिसका उस पर जुरिसडिक्शन है उसको ये सब कुछ हैंड ओवर कर देगा। आर यू क्लियर? और एंड लास्ट में लिखा है 21 में अगर वो चाहे तो उससे पहले भी कर सकता है, notwithstanding anything written in para 20। बड़े आगे
बढ़े आगे, अब सुनो जरा, आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी प्रोसीडिंग फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। पेनाल्टी प्रोसीडिंग, अगर एसएससी ने नाटक किया, कंप्लायंस नहीं किया, एसएससी को कौन सवाल पूछ सकता है? कोई भी पूछ सकता है। असेसमेंट यूनिट सवाल पूछ सकता है, रिव्यू यूनिट सवाल पूछ सकता है, वेरिफिकेशन यूनिट सवाल पूछ सकता है, टेक्निकल यूनिट सवाल, कोई भी एसएससी को सवाल पूछ सकता है ना, बट वाया नेशनल असेसमेंट सेंटर, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप, थ्रू नेशनल असेसमेंट सेंटर जो करना है करो, आप कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब एसएससी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यहां असेसमेंट यूनिट है, ठीक है, उसको एसएससी से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, बट नो रिस्पॉन्स। या वेरिफिकेशन यूनिट है, उसको एसएससी से कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो इसको बोलेगा, वो इसको बोलेगा, नो रिस्पॉन्स। या एसएससी का नो रिस्पॉन्स, या कोई थर्ड पार्टी से पूछ रहे हो, थर्ड पार्टी भी नो रिस्पॉन्स। कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करना है तो थर्ड पार्टी से मैं डेटा ले रहा हूं, वो भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो अब इन पे पेनाल्टी मारेंगे फॉर नॉन कंप्लायंस। किस चीज का नॉन कंप्लायंस? ई असेसमेंट प्रोसीडिंग का नॉन कंप्लायंस। तो चलो देखते हैं। एनी यूनिट में इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, यूनिट बहुत सारी है, असेसमेंट यूनिट है, रिव्यू यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है, अरे यस और नो, चार यूनिट है ना, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड वेरिफिकेशन यूनिट। एनी यूनिट में इन द कोर्स ऑफ the assessment proceeding for non compliance of any notice, notice का compliance नहीं कर रहे हो, direction or order issued under this scheme, इस scheme के अंदर, on part of the assessee or any other person, comma, send recommendation for initiation of any penalty proceeding under chapter 21 of the act against such assessee or any other person as the case may be to the national e-assessment center if it consider necessary or expedient so to do। देयरफॉर पेनाल्टी लगाने का ऑब्जेक्टिव सुनो, कोई भी यूनिट रिकमेंडेशन देगा, वो फिर से उसके हाथ कटे हुए हैं, ये लोग खुद से कुछ कर ही नहीं सकते साले लोग, सब कुछ इनको ई असेसमेंट सेंटर, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, उसके थ्रू ही करना पड़ेगा। सो कोई भी यूनिट, एनी यूनिट मींस एनी ऑफ द फोर यूनिट में इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, चल रहा है प्रोसीडिंग, तभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी नोटिस, डायरेक्शन, ऑर्डर इशूड अंडर दिस स्कीम, कोई दूसरे सेक्शन की नोटिस नहीं, इस स्कीम के अंदर जो नोटिस इशू किया जा रहा है वो पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंडेशन देंगे। किसको रिकमेंडेशन देंगे? बहुत ध्यान से सुनना, कौन रिकमेंडेशन देगा? एनी यूनिट। कब देगा? जब प्रोसीडिंग चल रही है। किसको देगा? किसको देगा? नेशनली असेसमेंट सेंटर को। डायरेक्टली पेनाल्टी भी नहीं लगा सकते। और क्यों देगा? क्योंकि इन्होंने किसी भी ऑर्डर, नोटिस और डायरेक्शन का रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब किसको रिकमेंडेशन चला जा चुका है? ये सब लोग, ये सब लोग, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये सब इसको रिकमेंडेशन देंगे कि भाई इस पर मारो पेनाल्टी, इस साले पे, ये रिप्लाई नहीं कर रहा है हमको। तो चलो, द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर शैल ऑन रिसीट ऑफ सच रिकमेंडेशन सर्व अ नोटिस ऑन द असेसी और एनी अदर पर्सन, असेसी पे भी या एनी अदर पर्सन जिससे मुझे हेल्प चाहिए थी, रिप्लाई नहीं कर रहा है, as the case may be, calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed on him under the relevant provisions of the act। तुम पर हम पेनाल्टी क्यों नहीं लगाए, बताइए। पेनाल्टी कौन सी लगेगी? जो इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी है, चैप्टर 21 के अंदर, उधर जो 270 ए से लेकर जितनी भी पेनाल्टीज है वही लगेगी। पेनाल्टी का कोई नया सेक्शन नहीं है, यहां सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है वो। देयरफॉर यहां स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है? यहां पर यूनिट रिकमेंडेशन दे रहा है, किसको? नेशनल असेसमेंट सेंटर को। कब? जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्डर, कुछ डायरेक्शन, कुछ नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहा है एसएससी। और फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर किसको भेजेगा? वो नोटिस एसएससी को भेजेगा या एनी अदर पर्सन। एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग शो मी अ कॉज व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी इंपोज्ड ऑन यू। आगे, द रिस्पांस टू शो कॉज नोटिस फर्निश्ड बाय द एसएससी और एनी अदर पर्सन इफ एनी shall be sent by national assessment center to the concerned unit। जो भी एसएससी से रिस्पांस आया वो मैं कंसर्न यूनिट को भेज दूंगा, which has made the recommendation। अगर रिव्यू यूनिट ने रिकमेंडेशन दिया तो रिव्यू यूनिट को भेजूंगा, वेरिफिकेशन यूनिट ने रिकमेंडेशन दिया तो वेरिफिकेशन यूनिट को भेजूंगा,
और उसके बाद द सेड यूनिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्पांस फर्निश्ड बाय द एसएससी और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी make a draft order of penalty and send a copy of the draft order to National E-Assessment Center. फिर से वो respective units ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी बनाएंगे, वो नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर को ड्राफ्ट ऑर्डर देंगे। या वो लोग दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दे कैन ड्रॉप आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस। या तो पेनाल्टी लगाने का ड्राफ्ट ऑर्डर बना देंगे, या तो एसएससी की बात सुनने के बाद वो लोग बोलेंगे जाने दे, माफ किया जा तेरे को, माफ किया। एंड अंडर द इंटीमेशन टू नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर and the National E-Assessment Center shall levy the penalty as per the draft order and serve a copy of the same on the SSC or any other person as the case may be. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीडिंग है ये पेनाल्टी वाला। लेकिन क्यों लग रहा है ये पेनाल्टी? ये इनकम चुराने बनाने वाला पेनाल्टी नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। वो सब जो लगता है वो लगता रहेगा 270A के अंदर। ये सर्च एंड सीजर का पेनाल्टी नहीं है, वो सब लगता रहेगा 271A-B। ये बहुत स्पेसिफिक पेनाल्टी है। कौन सी वाली? जो सिर्फ और सिर्फ आप नॉन कंप्लायंस करते हो इन ई असेसमेंट स्कीम। तो फिर कौन रिकमेंडेशन देगा? चार में से कोई भी यूनिट किसको रिकमेंडेशन देगा? नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर। नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर क्या करेगा? वो रिकमेंडेशन के लिए नोटिस भेजेगा किसको? एसएससी को शो कॉज की। एसएससी शो कॉज फाइल करेगा। उसके बाद वो शो कॉज में जो भी रिस्पांस दिया वो किसको दे देगा? वो रिस्पेक्टिव यूनिट्स को भेज देगा। और फिर वो रिस्पेक्टिव यूनिट्स दो में से एक चीज करेगा, या तो पेनाल्टी ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाएगा या तो पेनाल्टी ड्रॉप कर देगा। ठीक है? अरे ठीक है, क्लियर है? अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है खास। अभी बहुत प्रोसीजरल चीज बची हुई है, बहुत ज्यादा। अभी अपील कर सकते हैं सर इसको। यस, ये ई असेसमेंट में जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा उसको आप अपील करोगे ना, किसको? वही जुरिसडिक्शनल कमिश्नर को अपील करोगे, और क्या। एन अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट मेड बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अंडर दिस स्कीम शैल लाई बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अपील का प्रोसीजर कुछ चेंज नहीं होने वाला। हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर or any reference to the commission of appeal in any communication from the national e-assessment center shall mean jurisdictional commissioner appeals। तो अपील उसको ही करोगे जिस जुरिसडिक्शन में आप आते हो। ठीक है? जैसे यहां पर देखो ना, ये सब कुछ होने के बाद एक एओ को आपका सारा रिकॉर्ड्स भेजा जाएगा। ठीक है? तो देखो वो एओ किस जुरिसडिक्शन में आता है। वो एओ जिस जुरिसडिक्शन में भी आता है उस जुरिसडिक्शन में जाकर आप अपने रिस्पेक्टिव अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हो। ठीक है? कुछ और प्रोसीजरल बातें। एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो सारा एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है ना किस किस के बीच में, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना कम्युनिकेशन हो रहा है। असेसमेंट यूनिट नेशनली असेसमेंट सेंटर, नेशनली असेसमेंट सेंटर एसएससी, रिव्यू यूनिट नेशनली असेसमेंट सेंटर, टेक्निकल यूनिट नेशनली असेसमेंट सेंटर, वेरिफिकेशन यूनिट नेशनली असेसमेंट सेंटर, और सबकी बातें इंफॉर्मेशन नेशनली असेसमेंट सेंटर एसएससी तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन कैसे होगा? For the purpose of this scheme, all communication between the National E-Assessment Center and the SSC, National E-Assessment Center and the SSC, or his authorized representative अगर कोई है तो, shall be exchanged exclusively by electronic mode। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही क्या करोगे आप? सारे इंफॉर्मेशन को क्या करोगे? जल्दी बोलो बेटा। एक्सचेंज करोगे। ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड, कोई फिजिकल मोड के थ्रू आप इसको एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है? ऑल द इंफॉर्मेशन शैल बी एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसको जो भी बोलना है इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, इसको जो भी बोलना है इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। कोई फिजिकल लेटर वेटर भेज के पूछने का नहीं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? बिटवीन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर एंड वेरियस यूनिट्स शैल ऑल्सो बी एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो एसएससी के साथ जो आप कम्युनिकेशन करोगे इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंटरनल जो कम्युनिकेशन करोगे डिपार्टमेंट के यूनिट्स के अंदर वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो एक यूनिट दूसरे यूनिट से तो वैसे भी बात नहीं कर सकता, सबको किसके थ्रू बात करना है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है? चलो देख लेते हैं। अब ये कुछ प्रोसीजरल चीज है बेटा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम an electronic record shall be authenticated by the originator by affixing his digital signature in accordance with the provision of subsection 2 of section 3 of information technology act 2000। ठीक है? चलो, तो ऑथेंटिकेट करना बहुत जरूरी है किसी भी रिकॉर्ड को। ऑथेंटिकेट मतलब उसका मतलब प्लेन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, कोई सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे अगर आपको भी नोटिस आती है इनकम टैक्स से, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन दैट। तो कौन करेगा ऑथेंटिकेट? ओरिजिनेटर, जिसने बनाया उसको। और क्या?
by affixing his digital signature, provided that in case of an originator being assessee or any other person, अगर assessee originator है या any other person originator है, मतलब उसने conversation शुरू किया है, such authentication may also be done by electronic signature, वो electronic signature से भी कर सकता है, electronic authentication technique in accordance with provisions of subsection 2 of section 3A of the said act. आप जाकर आईटी एक्ट पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी जाके समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली ये सब चीजें क्या है, ठीक है, ये अपना एरिया ही नहीं है यार, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट असेसमेंट था, वो अपन ने बहुत अच्छे से समझा। अब ये ऑथेंटिकेशन आईटी एक्ट के हिसाब से ओरिजिनेटर कौन होता है उन चीजों में मैं घुस नहीं सकता हूँ बेटा, क्योंकि हाँ उसका डेफिनेशन है, अगर आपको देखना है मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उस डेफिनेशन के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देखो ना, ओरिजिनेटर मतलब क्या सर, सीधा रेफरेंस दिया है, शैल हैव द मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लॉज ZA ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब आईसीआई खुद आपको ये सब चीज पढ़वाना नहीं चाहता है, पढ़वाना चाहता होता तो रेफरेंस देता नीचे उसका कि क्या लिखा है एग्जैक्टली उस ओरिजिनेटर के डेफिनेशन, बट इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, दे हैव डायरेक्टली पिक्ड अप द थिंग्स एंड दे हैव पुट इट इन द स्टडी मटेरियल, कुछ इन्होंने कुछ भी इसमें एडिशन नहीं किया, ये इतना डिटेल में तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस और कुछ नहीं। नाउ मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कैसे मतलब डिलीवर करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एवरी नोटिस और ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कैसे डिलीवरी करती है, कुरियर के थ्रू करती है या पोस्ट ऑफिस के थ्रू करती है या ईमेल के थ्रू भी करती है, और अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि व्हाट्सएप से भी नोटिस भेजोगे तो भी चलेगा, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, पिछले साल का है, 2019 का या 2018 का है शायद। तो यहाँ पर सब डिलीवरी कैसे होगी, कौन से मोड से होगी, एवरी नोटिस और ऑर्डर पढ़ू or any other electronic communication under this scheme shall be delivered to the addressee being the assessee by way of the three things। ये तीन तरीके से आप assessee से communicate कर सकते हो, मतलब उसको चीजें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिलीवर करोगे कैसे। पहला, by way of placing an authenticated copy thereof in the assessee's registered account, ठीक है। अब assessee को ना एक रजिस्टर्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा ई असेसमेंट के लिए, एक रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर्म करना पड़ेगा ई असेसमेंट के पर्पस के लिए, जैसे आप कैसे अपना नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक अकाउंट फॉर्म करते हो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, वैसे ई असेसमेंट का एक रजिस्टर्ड अकाउंट बनेगा। तो उस रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर जो आपका ऑथेंटिकेटेड कॉपी है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है, वहां पर उसको हम लोग प्लेस कर देंगे, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम सेंडिंग एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी देयरऑफ टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द असेसी, या तो तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में डाल देंगे। तो देखो जरा, एवरी नोटिस, जो भी नोटिस आपको आएगी, जो भी ऑर्डर आपको आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको आएगा, कौन करेगा आपके साथ कम्युनिकेट, सब कुछ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ही करना है। शैल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, आपको डिलीवर होगा बीइंग द असेसी बाय वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी, आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में डाल देंगे, जो मतलब आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है उसके अंदर आपको वो अपलोडेड दिखेगा, या तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भेज देंगे जैसे नॉर्मली भेजते, या तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी भेज सकते, या आपके मोबाइल ऐप के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे, फॉलोड बाय अ रियल टाइम अलर्ट। अब ये सब भी मोबाइल ऐप भी है सर इसका, हाँ मोबाइल ऐप भी बनाने वाले हैं लोग इसका, तो ये सब का मतलब है इसमें, हाँ ये सब भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार देखने का तो देख लो मोबाइल ऐप का मतलब क्या है। Mobile app shall mean the application software of the income tax department developed for mobile devices, which is downloaded and installed on the registered mobile number of the assessee. Real time alert मतलब means any communication sent to the assessee by way of short message service। ये क्या होता है, अबे ये SMS को फुल फॉर्म है, SMS का फुल फॉर्म है, जिंदगी में पहली बार आज SMS का फुल फॉर्म पता चला होगा, SMS तो बोलते रहते हो दिन भर, करते भी रहते हो सबको, लेकिन फुल फॉर्म पता था क्या आपको, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज को बोला जाता है SMS। On his registered mobile number or by way of update on his mobile app by way of email at his registered email address so as to alert him regarding the delivery of electronic communication। तो मतलब क्या आएगा, रियल टाइम अलर्ट का मतलब क्या हो बेटा यहाँ पर, रियल टाइम अलर्ट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई जैसे जैसे आपके अकाउंट में हम लोग, जैसे जैसे आपके मोबाइल ऐप के अंदर कोई डेटा आ जाएगा, मतलब कोई नोटिस आ जाएगी, कोई ऑर्डर आ जाएगा, आपको उसका रियल टाइम अलर्ट मिलेगा, कोई मैसेज मिल जाएगा या उसका ईमेल आ जाएगा आपके मोबाइल में। कुछ समझ में आया जिंदगी में क्या चल रहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई कि यस गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, चेक कर जल्दी चल, रियल टाइम अलर्ट भेजेंगे। जैसे हर चीज का रियल टाइम अलर्ट आता है ना, अमेजोन से कुछ खरीदो तो आते रहता है ना कि हाँ ये डिलीवर हो चुका है, ये शिप हो चुका है, ये ऑन द वे है, ये घर पे अभी आज डिलीवर हो चुका है,
वैसे रियल टाइम अलर्ट इसका भी हम आपको देते रहेंगे कि नोटिस वहां से निकल गई है, आपके अकाउंट में अपलोड हो चुकी है, आप खोल के देख लो, वो करेंगे। ठीक है, अरे क्लियर है? आगे, एवरी नोटिस और ऑर्डर और अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर दिस स्कीम shall be delivered to the addressee being any other person। अब ये किसके लिए था? ये एसएससी के लिए था। अब ये एनी अदर पर्सन के लिए, एनी अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी से अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना है तो हर जगह पे एनी अदर पर्सन एसएससी के साथ लिखा हुआ है। तो एसएससी को क्या करेंगे, एसएससी को किस किस तरीके से डिलीवर करेंगे, उसके रजिस्टर्ड अकाउंट में प्लेस कर देंगे ऑथेंटिकेटेड कॉपी, या उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में, या तो मोबाइल ऐप में विद रियल टाइम अलर्ट, एसएमएस भी आता रहेगा साथ साथ में। यहाँ पे एवरी नोटिस और ऑर्डर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर दिस स्कीम शैल बी डिलीवर्ड टू द एसएससी बीइंग, so shall be delivered to the addressee being any other person। यहां पर कौन था? being assessee। यहां पर कौन है? any other person। जा any other person को कैसे कैसे डिलीवर करेंगे? any other person को हम लोग डिलीवर करेंगे थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। उसके अकाउंट में नहीं डालेंगे। उसके अकाउंट में क्यों डालने का दूसरे का इंफॉर्मेशन? अरे उसके रजिस्टर्ड अकाउंट में हम लोग किसी और का इंफॉर्मेशन क्यों डालेंगे? उसको हम लोग रियल टाइम अलर्ट के साथ ईमेल एड्रेस के ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे, बस और कोई तरीका नहीं उसको भेजने का। चेक करो, तो ये तरीके से आपको नोटिस की डिलीवरी होगी। फिजिकल डिलीवरी नहीं होने वाली है, कुछ भी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बार नोटिस आ गई आपको, ऑर्डर आ गया, रिस्पांस कैसे फाइल करोगे? रिस्पांस भी तो आप कितनी जगह पे रिस्पांस कर रहे हो ना, कैसे करोगे? अरे बहुत जगह पे रिस्पांस कर रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्पांस कर रहे हो। असेसमेंट यूनिट नेशनली असेसमेंट सेंटर को बोल रहा है कि एसएससी से ये इंफॉर्मेशन लेकर आपको रिस्पांस करना है ना, कैसे करोगे? The SSC shall file his response to any notice or order or any other electronic communication under this scheme through his registered account। वो अपने registered account के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा। एंड वंस एन एक्नॉलेजमेंट इज सेंड बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे वैसे ही आपको वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि भाई हमको आपका रिस्पॉन्स मिल चुका है। containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated। अभी हैश रिजल्ट को भी यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया, बट अभी उसमें अंदर नहीं घुसूंगा मैं, अगेन बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अपने पल्ले नहीं पड़ने वाला। हैश रिजल्ट हैश फंक्शन का रेफरेंस दे दिया, बोला है जाओ सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट पढ़ लो। अब वो कौन पढ़ेगा वो सब चीज, काम धंधा नहीं है दूसरा दुनिया में। मैं पढ़ के बैठा हूँ, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं उसको समझाने का कैसे। ऑब्वियसली मैं पूरा पढ़ के बैठा हूँ, पूरे सारे डेफिनेशन, बट वो कोई सेंस नहीं बनता एग्जाम के लिए एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर है? लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of Information Technology Act 2000। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है, बहुत जरूरी होता है कि सेंड कभी हुआ, रिसीव कभी हुआ, सर्व कभी हुआ, तो वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? सेक्शन 13 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से। फिर से उसका कोई आगे डिटेलिंग नहीं दिया आईसीआई ने। नाउ नीचे पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं, फिर लास्ट 12, बस दैट्स इट, खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 11, एक बार ये पढ़ना है तो पढ़ लो, ये फालतू चीज, फिर आगे बढ़ते। ठीक, एक बार पढ़ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11th पॉइंट, नो पर्सनल अपीयरेंसेज इन द सेंटर्स और यूनिट्स। किसी भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर
रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, कहीं पर भी कोई पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगा असेसी या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर चाहिए, बहुत दुखी हो आप, ठीक है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा लो, पर्सनल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है, ये भाषण दिया गया यहाँ पर। चलो देखते हैं। पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ईदर पर्सनली और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस स्कीम before the income tax authority at the national e-assessment center or regional e-assessment center or any unit, that is any of the 4 unit set up under the scheme. Personally आप नहीं उधर जाकर अपीयर होंगे और ना ही आपका सीए या कोई और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पर्सनली अपीयर होगा। सेकेंड, इन अ केस वेयर मॉडिफिकेशन इज प्रपोज इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, अगर ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो और आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, तो आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? उस टाइम पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। In case where a modification is proposed in the draft order and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per such draft assessment order, the assessee or his authorized representative, as the case may be, shall be entitled to seek personal hearing so as to make his oral submission or present his case before the income tax authority in any unit under this scheme, and such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing. उसमें भी पर्सनली मिलने नहीं देंगे आपको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एनी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स वीडियो टेलीफोनी, वीडियो टेलीफोनी मतलब जिसमें वीडियो कॉल लग सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द बोर्ड। अब सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, कि अससी जहां रहता है वहां पर अगर वीडियो टेलीकम्युनिकेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है वहां नेटवर्क नहीं आता है, हो सकता है ना, कि अससी जहां रहता है, ठीक है, तो सीबीडीटी बोलती है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, तुम चिंता मत करो। अब कैसे करोगे वो हम बताएंगे, अगर कोई दिक्कत है तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं, अच्छी बात है। एनी एग्जामिनेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अससी और एनी अदर पर्सन अदर देन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ सर्वे अंडर 133। अब सर्वे में अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली फिजिकली रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सर्वे तुम्हारे वहां ऑफिस में आके होता है यार। शैल बी कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी इन एनी यूनिट अंडर दिस स्कीम एक्सक्लूसिवली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, बीच में अगर सर्वे वर्वे कर लिया तो आप फिजिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सर्वे को छोड़कर, सर्वे आपकी ऑफिस में होगा, वहां पर आप तो मिलोगे ना, फिजिकल अपीयरेंस तो हो ही जाएगा आपका। शैल बी कंडक्टेड, बाकी उसको छोड़कर बाकी कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। चेक करो, यहाँ पर वही भाषण दिया गया है। नाउ यहाँ पर सब पैरा 4 के अंदर, द बोर्ड शैल एस्टैब्लिश सूटेबल फैसिलिटीज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो लोग कोई सॉफ्टवेयर ऑफ्टवेयर बनाएंगे, मतलब जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेस टाइम है, जैसे स्काइप है, वैसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे विच सपोर्ट्स वीडियो टेलीफोनी at such locations as may be necessary so as to ensure that the assessee or his authorized representative or any other person referred to in para 2 or sub para 3 is not denied the benefits of the scheme merely on the consideration that such assessee or his authorized representative or any other person does not have access to video conferencing at his end। तो अगर तुम्हारे तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है तो हम करवा के देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम। अगर हमारे तरफ इंटरनेट ही नहीं है तो, इंटरनेट ही नहीं हमारे गांव में इंटरनेट ही नहीं है। अरे इसीलिए तो बोला है ना भाई, ये जो सिस्टम है पूरा ई असेसमेंट का, ये हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसके लिए शुरुआत में ही बोला है भाई कि पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं होगा, समझा? ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये हम बताएंगे भाई। स्कोप, टेरिटरी हम बताएंगे, पर्सन हम बताएंगे, इनकम हम बताएंगे, क्लास ऑफ केसेस हम बताएंगे। पूरे देश में नहीं अप्लाई, ऐसे गांव में जब बिजली नहीं है वहां पर क्या हम ई असेसमेंट करेंगे? काम धंधा नहीं कुछ, वहां टैक्स भी कौन भरेगा जहां बिजली नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ बिजली नहीं होती वहां लोग टैक्स नहीं भरते, बट बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, वहां पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो लोग बिजली की सुविधा ले सके, तो वो लोग टैक्स कहाँ भरने आने वाले? एंड वन लास्ट पैराग्राफ ओवर हियर, दैट्स इट। द पावर टू स्पेसिफाई फॉर्मेट मोड, अगेन ए प्रोसीजरल थिंग, तो एक बार पढ़ लेता हूँ। The power to specify format, mode, procedure and process. The principal chief commissioner, principal director general in charge of National E-Assessment Center shall lay down the standards, procedures, processes for effective functioning of National E-Assessment Center
Regionally assessment center, the unit set up under this scheme in an automated and mechanized environment, including format, mode, procedure and process in respect of the following. तो ये सब चीज का फॉर्मेट क्या होगा, मोड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो सब ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर उसका पूरा फॉर्मेट सब ले डाउन करेंगे, वो उनकी मेहनत है सब. दैट इज सर्विस ऑफ नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा, ऑर्डर कैसे पास किया जाएगा, एनी अदर कम्युनिकेशन, रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉम पर्सन इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, ऑर्डर और एनी अदर कम्युनिकेशन. एक्नॉलेजमेंट कैसे दिया जाएगा असेसी के रिस्पॉन्स के मिलने के बाद, असेसी रिस्पॉन्स कर रहा है, हमको एक्नॉलेजमेंट देना है, हाँ मिल चुका है रिस्पॉन्स. प्रोविजन ऑफ ई प्रोसीडिंग्स फैसिलिटी इंक्लूडिंग लॉगिन अकाउंट फैसिलिटी, लॉगिन कैसे किया जाएगा, इस सब चीज पे ध्यान कौन रखेगा, इनका काम है, क्योंकि अभी आप रजिस्टर्ड अकाउंट बना रहे हो, उसको लॉगिन कैसे करोगे, पासवर्ड रिट्रीव कैसे करोगे अगर कुछ दिक्कत हो गई तो, ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट, डिस्प्ले ऑफ रेलेवेंट डिटेल्स, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोड, एक्सेसिंग, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब ये पूरे स्कीम को ये लोग पूरी तरीके से ले डाउन करेंगे, इनकी निगरानी में सब कुछ होगा. ऑब्वियसली ये लोग कोई टेक्निकल लोग नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग चाहिए इसमें, लेकिन उनको सब फैसिलिटेट ये करेंगे कि हमको ये ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ये इस तरीके से रजिस्टर्ड अकाउंट बनना चाहिए कि इसमें नोटिस अपलोड हो जाना चाहिए. दे विल टेक केयर ऑफ इट. दीज आर हाईएस्ट ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज. रिसीट, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन रिस्पेक्टिव सेंटर एंड यूनिट्स. एसएससी को कोई दिक्कत है तो वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे इनकम टैक्स वालों का एक कॉल सेंटर का नंबर है, वैसे यहाँ पर हम किसको किसको कॉल करेंगे, ग्रीवेंसेस कैसे रिड्रेस होगी हमारी, ये सब चीजों के बारे में लिखा गया है. तो यहाँ पर आपका ये ई असेसमेंट का जो डिस्कशन है वो खत्म हो जाता है. ठीक है, ये कौन सा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर, अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन देखूं, नोटिफिकेशन नंबर 61/2019. ठीक है, अब एक और नोटिफिकेशन इन्होंने लाया है. अब किसी को पूरे इंडस्ट्री में पता ही नहीं चला है कि ये दोनों नोटिफिकेशन जो इन्होंने लाया है, जो दोनों के दोनों सेम कंटेंट के साथ क्यों लाया है. ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन नंबर 62/2019 को देखोगे तो यहां पर जस्ट सीरीज ऑफ सेक्शंस दिया है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है. जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A, 92CA, 120, 124, 127, ये सारे सेक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल है. अब अगर आप यहां से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ो, जैसे पेज नंबर 9 से लेकर 13 तक पूरा कॉपी पेस्ट है, आपको देखने का देख लो. स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट. फिर मेरे को लगा कि आईसीआई ने शायद ये गलती से 2 बार डाल दिया रहेगा, फिर मैंने एक्चुअल नोटिफिकेशन जाके चेक किया, वहां पे भी 2 बार सेम चीज डाल के रखे. कोई मतलब नहीं बनता है इसको पढ़ने का, तो क्या वापस से मेरा लेक्चर वापस पीछे जाओ, वापस सुन लो पूरा वर्ड टू वर्ड. आप एक एक पैरा बाय पैरा कंपेयर करो, देखो उधर 21 तो वो उधर भी 21 वही रहेगा, इधर 20 तो इधर भी 20 वही रहेगा. उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वही भाषण दिया है कि पर्सनल एग्जामिनेशन नहीं चलेगा, याद आ रहा है, सर्वे को छोड़ के जो अभी अभी देखा, वीडियो वीडियो फैसिलिटीज, फिर अपील वाला पॉइंट डाला है, फिर ओरिजिनेटर साइन करेगा एक्सेट्रा, फिर बाद में पेनाल्टी के बारे में प्रोसीडिंग्स डाली है, और फिर नोटिस कैसे प्लेस किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, पूरा का पूरा डिस्कशन जो लास्ट में अभी देखा ये कॉपी पेस्ट हुआ है पूरा. हाँ, एक आखिरी चीज बोल देना चाहता हूँ बिफोर आई एंड माई लेक्चर. आई होप यू ऑल हैव लाइक द लेक्चर. तो ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ. ठीक है, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा ये लेक्चर, जैसे कि आप देख रहे हो. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट करो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग ई असेसमेंट फ्रॉम मी. आई डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर एग्जाम, आई रियली डोंट नो कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. बट ये एक रीसेंट चीज है जो आईसीआई ने पहले स्टडी मटेरियल में नहीं डाला था और फिर बाद में एनेक्सचर में डाल दिया इन्होंने. आप जाकर चेक कर सकते हो May 20, November 20 का बुक. May 21 की बुक तो शायद अब तक आई नहीं है, जब आएगी आप उसमें भी चेक कर लेना. सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, बहुत मज़ा आया, ये पूरा प्रोसीजर कैसे चलेगा, तो ये अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, उनको भी दिखाओ, जो दूसरे क्लासेस में हो उनको भी बोलो कि देखो भाई तूने अगर ये असेसमेंट ढंग से नहीं पढ़ा है तो आज आजा पढ़ लेते हम लोग साथ में. कितना टाइम लगा, 1 घंटा 45 मिनट, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ा हमने उसको, बहुत ज़्यादा डिटेल. इतना डिटेल में कहीं पर भी कितने लोगों ने तो इसको पढ़ाया ही नहीं है, स्किप कर दिया है 99% लोग. लेकिन वी नो दैट
You all know that I don't skip anything which is relevant for CA exams. CA फाइनल एग्जाम्स के लिए सैलरी हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर बाकी सब चीज मैंने आपको पढ़ाया. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू. ध्यान रखो सब लोग अपना. ठीक है, बाय. और जरूर ये अपने फ्रेंड्स को बताओ, ई असेसमेंट का लेक्चर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ऑफ May 21, November 21, November 20, July 20, December 20, जब भी एग्जाम. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल. सब लोग अपना ध्यान रखो. टेक केयर.